हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम बैक टू द चैनल विद अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 8। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज। चैप्टर बिल्कुल भी नया नहीं है, बट इसमें कुछ न्यू फैंसी वर्ड्स को यूज किया गया है, इस बार कुछ अपडेट किया गया है सो दैट इट कैन एनहांस योर नॉलेज। बाकी चैप्टर का एसेंस कॉन्सेप्ट इज एब्सोल्युटली सेम। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर, जो कि क्या कहता है? नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज। एज वी नो कि जो भी चीज़ें हम अपने आसपास में यूज़ कर रहे हैं, द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, एवरीथिंग कमिंग फ्रॉम आवर नेचर, सब कुछ नेचर से आ रहा है, राइट? तो नेचर की अंडरस्टैंडिंग होना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ऑन दी अदर हैंड, जब हम इसको समझ लेते हैं तभी हमको ये समझने आता है कि इस लिमिटेड नेचर, यानी इन लिमिटेड रिसोर्सेज को जो हमें हमारे नेचर में मिलते हैं, उसको कैसे पोटेंशियली यूज करना है। बेसिकली इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं हम, हाउ टू deal with the limited resources present in the nature. So let's start with a few line जो आपके बुक में दी गई है। क्या कहती है? Concerned social scientists are clear on what we need to do. हमें पता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे बढ़ रही है, लेकिन अर्थ तो एक ही है, उसका साइज एक ही है, नेचुरल रिसोर्सेज उतने ही हैं जितने पहले थे, लिमिटेड अमाउंट में है। तो हम इस एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की डिमांड्स के साथ, बेसिकली नीड्स के साथ अपने नेचर को कैसे बैलेंस करें, रिसोर्सेज को कैसे बैलेंस करें। तो जो हमारे सोशल साइंटिस्ट हैं वो दे आर वेरी क्लियर कि उनको करना क्या है। एंड ये लाइंस आपको ये बता रही हैं कि बेसिकली व्हाई डू वी नीड टू स्टडी दिस, हमें नेचर के बारे में जानना ही क्यों है? बिकॉज यू पीपल आर बैकबोन ऑफ द सोसाइटी इन फ्यूचर, you are going to be adult, so you have to have knowledge of geography and the nature in your surrounding. Fine, तो शुरू करते हैं। यानी सोशल साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं कि हमें पता है कि हमें क्या करना है, पहले कंसर्न को समझो फिर उसके सोल्यूशन पे काम करते हैं। तो मस्ट मूव टूवर्ड्स अ रीजेनरेटिव इकोनॉमी, यानी हमें ऐसी इकोनॉमी बनानी है। इकोनॉमी कैसी बनेगी? जब हमारा रॉ मटेरियल जो कि नेचर से आ रहा है उसको हम पोटेंशियली यूज करेंगे, और वो उतना ही मटेरियल या उतने ही रिसोर्सेज हमारी पॉपुलेशन की जो नीड है उसको सेटिस्फाई कर सके, राइट? तो हमें एक ऐसी इकोनॉमी को जनरेट करना है। कैसी? एन इकोनॉमी दैट ऑपरेट्स इन हार्मनी विद द नेचर, यानी नेचर को एक्सप्लॉइट नहीं करना है, ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना है। नेचर हैज गिवन यू एवरीथिंग, उसको प्यार से परसीव करना है, ऐसे एक्सप्लॉइट करके उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। अल्टीमेटली हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए ही खराब कर रहे हैं, राइट? दिस इज व्हाट वी कॉल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट विल बी योर अनदर टॉपिक, राइट? तो क्या है, मैं कुछ कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर रही हूँ। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि हमें पढ़ना क्यों है ये चैप्टर, तो आप लिख सकते हो, सो दैट वी कैन रन टूवर्ड्स एन इकोनॉमी विच ऑपरेट्स इन हार्मनी विद द नेचर। ये नेचर के साथ प्यार से रहना, अल्टीमेटली रहना तो धरती पे ही है ना, राइट? और रीप्लेनिशिंग यूज्ड रिसोर्सेज, जो भी हमने रिसोर्सेज को यूज किया, बेसिकली इन सिंपल लैंग्वेज यू कैन से रीसाइकिल का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, आपके स्कूल में भी कई बार बताया हुआ, रीसाइकिल करना है चीज़ों को या रीयूज करना है, जितना हो सकता है उसको उसके हाईएस्ट पोटेंशियल के साथ यूज करना है। इससे रिलेटेड आई कैन गिव यू अ लाइन, एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड, यानी रिसोर्सेज सेव्ड मीन्स रिसोर्सेज प्रोड्यूस। कहने का मतलब क्या है? अगर आपने अपनी आवश्यकता के अनुसार उतने ही रिसोर्सेज यूज करे जितनी आपको जरूरत थी विदाउट वेस्टिंग, राइट, या उससे भी कम यूज करा, बेसिकली यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द नेचर। ठीक है? अगर आप कम यूज कर रहे हैं अपनी आवश्यकता से या उतना ही यूज कर रहे हैं जितनी जरूरत है, तो आपने किसी और के लिए रिसोर्सेज को क्या कर दिया? क्रिएट कर दिया, राइट? सो मिनिमाइजिंग द वेस्ट, ये भी आपका एक कीवर्ड है जो आप लिख सकते हैं, यानी वेस्ट को मिनिमाइज करना है। एंड रीप्लेनिशिंग डिप्लीटेड रिसोर्सेज, जिन रिसोर्सेज को हम ह्यूमन बींग्स डिप्लीट कर चुके हैं, सो बेसिकली कोशिश करनी है कि वो रीजनरेट कर जाए, क्योंकि नेचर का एक बहुत ही सिंपल रूल है, सिंपल लॉ है कि आप किसी भी चीज़ को अनटच छोड़ देते हो तो वो अपने आप को रीजनरेट कर देती है, राइट? आपने किसी खेत में बहुत समय तक एग्रीकल्चर करते जा रहे हो एंड यू आर नॉट गिविंग रेस्ट टू द सॉइल, तो क्या करेगी? वो थक जाएगी, फिर अच्छा कल्टिवेशन नहीं होगा। बट यू हैव गिवन सम स्पेस और सम रेस्ट, तो 2-3 साल बाद वो रीजनरेट कर जाएगी। दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर, राइट? तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप अपने आंसर में पुट कर सकते हैं कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। एंड वी मस्ट रिटर्न टू द इनेट विजडम ऑफ द नेचर, यानी नेचर ने हमें इतना कुछ दिया है, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको रिटर्न करने की। कैसे करेंगे रिटर्न? हम ऐसे तो कुछ रिटर्न नहीं कर सकते, उसको प्यार से रख के, उसको हार्मनी के साथ यूज करके, राइट? सो
herself and the ultimate regenerator and recycler of all the resources. सारे resources recycle कर जाते हैं, लेकिन जो resources बहुत millions of years लेते हैं खुद को रिप्लेनिश करने के लिए, उनको हम नॉन रिन्यूएबल कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ तो है नहीं मिलियंस ऑफ ईयर्स. हम तो आज की बात करेंगे, अपने प्रैक्टिकल आज के यूज़ की बात करेंगे, राइट. बाकी नेचर सब चीज़ को रिसाइकिल कर देता है अपने आप ही खुद ब खुद. नाउ देयर आर सम बिग क्वेश्चंस जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, पूछ लिए जा सकते हैं. इनको सबको डील करने वाले हैं हम. जैसे हाउ डू वी कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत इंपॉर्टेंट है. हर बार पूछा जाता है कि नेचुरल रिसोर्सेज को कैटेगराइज कैसे किया जाता है, आगे पढ़ने वाले हैं. एंड व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ बेसिकली पॉलिटिक्स या इकोनॉमी, यानी नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह सेम तो नहीं है. कहीं पे बहुत ज़्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर नॉर्मल अमाउंट में है. एंड दिस लीड्स टू फाइट समटाइम्स, है ना, क्योंकि नेचर पहले बना है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज बाद में बनी है, राइट. नदियाँ ऐसे ऐसे सोच के थोड़ी बनाई गई हैं कि चाइना में है और चाइना में फ्लो करेगी और इंडिया में फ्लो नहीं करेगी, ऐसा नहीं है. नेचर पहले से बना हुआ है. सो बेसिकली जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है, हमारी इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करता है, पॉलिटिक्स को कैसे अफेक्ट करता है, और कभी कभी नहीं बहुत बार फाइट का कारण बन जाता है. ठीक है. लास्ट क्या है, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ अनसस्टेनेबल यूज़, यानी माइंडलेसली यूज़. अगर हम रिसोर्सेज को कर रहे हैं जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा वेस्टेज, इसको यूज़ नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, वेस्टेज. और ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अगर हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं या फिर अनसस्टेनेबल तरीके से यूज़ कर रहे हैं या अंधाधुंध तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं, तो बेसिकली अपनी ही आने वाली जनरेशन के लिए वी आर क्रिएटिंग अ डेंजर. तो ये कुछ बेस्ट क्वेश्चन है दैट वी आर गोइंग टू डील विद द चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक. सो फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर मेक्स यू अंडरस्टैंड सम की पॉइंट्स. पहला क्या है कि नेचर क्या है. अब हमें नेचर से सारी चीज़ें ऑब्टेन हम कर रहे हैं. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचर. इसका कुछ कीवर्ड है दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि ऑल लाइफ, जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर ह्यूमन बींग्स तक हो, जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और नॉन लाइफ फॉर्म्स भी हैं, जैसे माउंटेन्स है, रिवर है, हवा है, ये भी तो नेचर ही है, राइट. फॉर्म्स इन द एनवायरमेंट, इसको आपको याद रखना है दैट नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, यानी हमने नहीं बनाया. माउंटेन्स को हमने नहीं बनाया, एयर जो हम ब्रीथ करते हैं उसको हमने नहीं बनाया. तो नेचर वो सब चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा क्रिएटेड नहीं है. बाकी ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ जिसमें ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ और जो कि जिसमें लाइफ नहीं है वो भी सब नेचर है. माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, प्लेट्यू हो गया, सारा पूरा फिजिकल फीचर्स बस वो ह्यूमन बींग्स ने ना बनाया है, वो सब नेचर में आता है. अब नेचर हमारे लिए रिसोर्सेज कब बन जाता है, बहुत ही रेट्रो, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर मुझे पानी का यूज़ पता ही नहीं है तो वो सिर्फ रिसोर्स है. ठीक है, सॉरी, तो वो सिर्फ नेचर है. अगर मुझे उसको यूज़ करना आता है, मुझे उसका यूज़ पता है, तो वो मेरे लिए रिसोर्स बन जाएगा. तो बेसिकली एनीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई ह्यूमन बींग्स नीड, जो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, वो ही रिसोर्स बन जाता है. सो नेचर रिसोर्स कब बनता है, नेचर बिकम्स अ रिसोर्स ओनली कब, व्हेन ह्यूमंस यूज इट, जब हम इसको अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज करते हैं फॉर सस्टेनेंस, इस दुनिया में रहने के लिए. बिना सांस के तो रह नहीं सकते, पानी के बिना भी नहीं रह सकते हो, राइट. तो फॉर सस्टेनेंस और टू क्रिएट थिंग्स फॉर कंजप्शन, हमारे यूज़ के लिए हम जो भी हम चीज़ें नेचर से ले रहे हैं, वो रॉ मटेरियल कैसे बन जा रहा है हमारे रिसोर्स, जब हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, हम टेबल का यूज़ कर रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, ट्रीज से आ रहा है. तो इसलिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, ट्री इज जस्ट अ नेचर, इज जस्ट एन एलिमेंट ऑफ नेचर. When we cut it for the furniture, it becomes resource. यानी हमारी नीड्स को वो सेटिस्फाई करता है, तब पेड़ क्या बन जाता है हमारे लिए, रिसोर्स बन जाता है. एज सिंपल एज दैट. फिर देर आर 3 कंडीशंस किसी भी चीज़ को जो रिसोर्स बनाती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि वो क्या चीज़ है, बेसिकली रिसोर्स क्या है. तो आप सिर्फ ये बोल ख़त्म नहीं कर सकते कि अगर लॉन्ग में आ गया, 3 मार्क्स में आ गया या 4 मार्क्स में, कि भाई जो चीज़ ह्यूमन बींग्स को सेटिस्फाई कर रही है वो रिसोर्स है. आपको 3 वो पॉइंट्स भी बताने होंगे किसी भी चीज़ को रिसोर्स बनानी थे. देर आर 3 पॉइंट. पहला, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. कोई भी चीज़ अगर आपके रीच से बहुत बाहर है, आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूज़ करने के लिए, तो वो चीज़ अवेलेबल है बट क्या उसका यूज़ हो रहा है, नहीं हो रहा है. तो अगर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है
जिसका यूज़ करके हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, तब वो रिसोर्सेज है। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, वी मस्ट हैव टेक्नोलॉजी टू यूज़ इट। फॉर एग्जाम्पल डीप सी पेट्रोलियम, आज के डेट में हम पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं, कहाँ से निकलता है? पानी के अंदर से, बहुत अंदर जाने। अगर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो सिर्फ अवेलेबल है लेकिन उसका यूज़ नहीं हो पाएगा। तो पहला क्या है, कोई भी चीज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए। सेकेंड, इकोनॉमिकल फीजिबल, सिंपल सी बात है, अगर आम इंसान वो इतना महंगा हो कि उसे हम खरीद ही नहीं पा रहे, जब खरीद ही नहीं पा रहे तो यूज़ कैसे करेंगे? जब यूज़ ही नहीं हो रहा तो रिसोर्स कैसा? तो अगर वो इकोनॉमिकल फीजिबल नहीं है तो भी वो रिसोर्स नहीं माना जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन शुड नॉट बी वेरी हाई, अगर हमारी वो फाइनेंशियली हमारे रीच में है तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन, कल्चरली एक्सेप्टेबल, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जिसे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर सके। बेसिकली अल्टीमेट गोल क्या है कि ह्यूमन बींग्स उसको यूज़ करें, तब वो रिसोर्सेज है। सोसाइटी शुड अलाउ टू यूज़ इट। अब क्या है, एग्जाम्पल के लिए ट्रीज इन सेक्रेड ग्रुप्स आर नॉट कट, अगर कोई चीज़ है वो सिर्फ आपके आंखों के सामने है, खाने की थाली है, राइट, यू कैन ओनली सी इट, आप उसे खा नहीं सकते, तो वो रिसोर्स नहीं, आपकी नीड तो सेटिस्फाई हुई नहीं, राइट। तो सोसाइटी उसको क्या करनी चाहिए, उसको एक्सेप्टेंस देनी चाहिए यूज़ करने के लिए। तो अगर एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आप क्या बताएंगे कि नेचर तब रिसोर्स बनता है जब वो हमारी सस्टेनेंस के लिए और हमारे कंजप्शन के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यू कैन गिव एनी ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ योर चॉइस। मैंने 3 वाला लिखा है और ये 3 पॉइंटर्स हैं, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, दूसरा इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए और लास्ट में कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कि किसी भी नेचर के एलिमेंट को रिसोर्स बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, ये हमने समझने के बाद वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें रिसोर्सेज को कैटेगराइज करना ही क्यों है, राइट। सो देयर आर 3 पॉइंट्स। पहला है सेव्स टाइम्स, क्या करता है, 1 वर्ड रिप्लेस लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई से कि वुड है, वुड कौन से कैटेगरी में आएगा, तो आप क्या करोगे, उसको रटना, हमको रटना नहीं है, हमको उसका क्राइटेरिया समझना है कि कौन से रिसोर्सेज लाइफ के लिए एसेंशियल हैं, यानी जिनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, कौन से रिसोर्सेज के बिना सर्वाइव हो सकता है लेकिन लाइफ को एडवांस बनाने के लिए दे आर नीडेड, ठीक है। तो हमको उसका क्राइटेरिया समझना है। तो जो एक वर्ड होता है हमारे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन को क्या करता है, शॉर्ट कर देता है। दूसरा क्या है, शेयर्ड मीनिंग, यानी हमको पता है कोई भी चीज़ अगर उसका एलिमेंट यानी उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम है तो हम उसको एक ग्रुप में डालेंगे। तो इन द सेम मैनर एवरीवन अंडरस्टैंड लिविंग एंड नॉट लिविंग इंस्टेंटली, यानी किसी छोटे बच्चे को भी हम कहते हैं कि नेचर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक लिविंग है एक नॉन लिविंग है। तो कैटेगरीज जब हो जाती है तो उसकी जो फीचर्स है वो बिल्कुल कॉमन हो जाते हैं और तो रिकॉल करना ईजी हो जाता है। बेटर कम्युनिकेशन लगभग सेम ही है, अगर हमको पता होता है कि वुड कौन से कैटेगरी में आएगा, ठीक है, या फिर जो फ्यूल है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो रेदर देन टेकिंग द नेम हम उसके ग्रुप का नाम दे देते हैं तो वो ईजी हो जाता है समझने के लिए। सो आइडियाज ट्रांसफर फास्टर व्हेन द नेम एंड क्राइटेरिया आर कॉमन, यानी किसी भी रिसोर्सेज का अगर सेम एलिमेंट है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है तो उसको एक ग्रुप में डाला जाएगा तो रिकॉल करना ईजी हो जाएगा। जैसे अभी हम समझते हैं, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं आर ग्रुप्ड बाय वॉट ह्यूमन यूज फॉर, यानी हम उसको किस प्रकार से यूज़ करते हैं, क्या हम हमारी लाइफ के लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि जिनके बिना जी नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना यू कांट ब्रीथ और यू कांट इमेजिन योर लाइफ, राइट। तो वो क्या है, एसेंशियल। तो पहला कैटेगरी क्या हो गई, 3 मेन कैटेगरी हैं जिसमें पहली कैटेगरी है रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ, जिनके बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। क्या क्या आता है उसमें, एयर आ जाता है आपका, वाटर आता है, फूड, सॉइल, इनके बिना तो जीवन संभव नहीं है, फाइन। तो दैट्स वाई सो बिकॉज लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट देम। हमारे पास गोल्ड नहीं होगा ऐसा नहीं, हम वी आर नॉट कंज्यूमिंग गोल्ड, गोल्ड खा नहीं रहे हैं, है ना। तो वो एसेंशियल की कैटेगरी में नहीं आएगा। एसेंशियल का मतलब ही क्या है, जिनके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, राइट। सोर्सेस क्या है, एटमोसफेयर, रिवर, बॉन्ड एक्सेट्रा। एंड नोट में क्या आएगा कि इनको हम आर्टिफिशियली नहीं बना सकते, आप पानी को नहीं बना सकते, ऑक्सीजन नहीं बना सकते, ठीक है, सॉइल नहीं बना सकते। तो वो चीज़ें जो हमें नेचर से मिल रही हैं और एसेंशियल है हमारी लाइफ में, हम किस में आ जाएंगी, रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ। दूसरी कैटेगरी क्या है, रिसोर्सेज फॉर मटेरियल, यानी इस नाम से क्लियर हो रहा है कि इससे हम कुछ मटेरियल मिला रहे हैं, मतलब एसेंशियल नहीं है, इनके बिना हम जी सकते हैं, ठीक है। तो वुड हो गया, मार्बल हो गया, कोल, गोल्ड, गोल्ड को हम कंज्यूम तो कर नहीं रहे, खा नहीं रहे, तो बहुत इजीली आप नाम से समझ सकते हो कि इनके बिना कोई लाइफ नहीं रुक जाएगी, लेकिन ऑब्जेक्ट बनाने के लिए काम आते हैं। जैसे वी मेक यूजफुल एंड ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स, जैसे इट इज़ गिवन इन योर बुक, आपके बुक में बहुत सा एग्जाम्पल ये हुआ है कि इंडिया में कुछ ऐसी चीज़ें पाई जा रही हैं
पाई जाती थी पहले, जैसे स्टील है, ठीक है, जो सिर्फ हमारे यहाँ है, उस वो वर्ल्ड फेमस था। इफ़ यू नो द आंसर, डू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो ब्यूटीफुल चीज़ है, ये ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं किससे, कौन से रिसोर्सेज से, रिसोर्सेज फॉर मटेरियल। लकड़ी से हम क्या बना देते हैं, चेयर बना देते हैं, ठीक है। तो वो वुड क्या था, सब नेचर का एक एलिमेंट था, उस सबने कन्वर्ट करके क्या बना दिया, चेयर, टेबल और जो भी आपके काम की चीज़ है। एग्जाम्पल है ले, चेयर, ऑर्नामेंट, गोल्ड मिल रहा है हमको, गोल्ड को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑर्नामेंट्स में, ठीक है। फिर क्या है आपका रिसोर्सेज फॉर एनर्जी, नाम से क्लियर हो रहा है कि ये एनर्जी के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। आज की डेट में इनके बिना लाइफ बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, बट ये एसेंशियल में नहीं आ रहे हैं और ना ही मटेरियल में आ रहे हैं। तो हम कैटेगरीज क्यों दे रहे हैं, ताकि हम एक ग्रुप बना सकें, कौन से रिसोर्सेज किस ग्रुप में डाले जाएंगे। जैसे कोल हो गया, वाटर हो गया, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब क्या है, इनसे एनर्जी मिलती है ना, सीएनजी हो गया, ये सब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में क्या काम आ रहे हैं। तो बेसिकली आज की डेट में हम कह सकते हैं कि दीज रिसोर्सेज आर बैकबोन, राइट। सनलाइट है, सनलाइट आप क्या सोलर पैनल लगा रहे हो, पानी को यूज़ कर रहे हो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, राइट। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, कॉर्नर स्टोर ऑफ मॉडर्न लिविंग, यानी आज की दुनिया में कंफर्टेबल रहने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो बेसिकली हमने ये देखा कि पहले कैटेगराइज क्यों करना है, टाइम को सेव करता है, एक शेयर्ड मीनिंग देता है और बेटर कम्युनिकेशन देता है, ताकि हम कंफ्यूज ना हो कि कौन सा रिसोर्स कौन से ग्रुप में डाला जाएगा। फिर हमने ये देखा कि 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, जिसमें हम देखते हैं रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ, जिनके बिना जीवन संभव नहीं है। दूसरा हो गया जैसे मटेरियल बनाते हैं, उनके बिना हम जी सकते हैं, बट वी मेक ऑब्जेक्ट और ब्यूटीफुल थिंग्स। और लास्ट हो गया हमारा रिसोर्सेज फॉर एनर्जी, जो आज की डेट में हम क्या कह सकते हैं, कॉर्नर स्टोर ऑफ मॉडर्न लिविंग है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है कोर प्रिंसिपल ऑफ नेचर। देखो, नेचर के अपने खुद के कुछ रूल्स हैं, जैसे ना तो नेचर में कभी कुछ बर्बाद जाता है, कुछ वेस्ट जाता है, और नेचर खुद को खुद से ठीक कर देती है। एंड दैट इज व्हाट इट इज रिटन हियर। पहला है रीस्टोरेशन और दूसरा है रीजनरेशन। ये वर्ड्स खुद में ही बहुत क्लियर कट हैं। रीस्टोरेशन का मतलब क्या है, नेचर रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल हेल्दी स्टेट आफ्टर डैमेज। फॉर एग्जाम्पल, आपकी स्किन में कोई चोट लगी, आप उसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं भी करोगे तो वो कुछ समय बाद स्किन आपकी वापस से आने लगेगी। क्या है, ये नेचुरल प्रोसेस है कि धीरे धीरे वो खुद से ठीक होने लगता है। तो नेचर अगर डैमेज हो भी गया है, इफ़ यू लीव, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लैंड है जिसमें आप कल्टिवेशन किए जा रहे हो, लेकिन 2-3 साल के लिए आप उसको ऐसे आइडल छोड़ देते हो, तो वो अपनी जो फर्टिलिटी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो वापस से रीगेन कर लेती है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द नेचर एंड दैट्स व्हाई द एग्जांपल इज गिविंग, दिस इज स्किन खुद को हील कर देती है, राइट। एंड फॉरेस्ट आफ्टर वाइल्ड फायर, आग लग जाती है, उस फॉरेस्ट को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए, अनटच छोड़ दिया जाए, तो वापस से वो रिकवर कर जाएगा। तो पहला रूल क्या है नेचर का, दैट इज रीस्टोरेशन, वो खुद से ठीक हो जाती है। फिर है रीजनरेशन, सिर्फ ठीक नहीं होती, बल्कि अगर कोई डैमेज हुआ है तो उस डैमेज को क्योर करके उसमें वापस से, अगर कोई लैंड है, अगर उसमें पूरी तरीके से उसको क्लियर कर दिया गया है, तो वापस उसमें रीग्रोथ हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, नेचर क्रिएट्स न्यू लाइफ, क्योंकि ये नेचर का रूल है कि वो लाइफ को वापस से रीजनरेट करती है। नेचर क्रिएट्स न्यू लाइफ एंड कंडीशन फॉर थ्राइविंग, यानी उसको फ्लरिश करने के लिए। क्यों, क्योंकि फ्लरिश करने के लिए 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सनलाइट, दूसरा पानी, राइट। और ये दोनों चीज़ें नेचर में अवेलेबल है। तो जब सनलाइट और पानी मिलेगा, तो वापस से रीग्रो करता जाएगा। एंड इट गोज बियॉन्ड जस्ट हीलिंग, हील करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपकी चोट ठीक हो गई है, वह एक टाइम ऐसा आएगा जब स्किन में पता ही नहीं लगेगा कि कुछ चोट भी लगी हुई थी, राइट। तो 2 रूल्स हैं, रीस्टोरेशन एंड रीजनरेशन। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रीस्टोरेशन और रीजनरेशन को एक्सप्लेन कीजिए इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेचर। उसके बाद कह रहे हैं नेचर वर्क्स इन जीरो वेस्ट, ये तीसरा रूल है कि इसमें कभी भी वेस्टेज नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई भी पत्ते हैं, अगर वो पेड़ से नीचे झड़ गए तो मिट्टी में मिल जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। सो डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया, फंगी, कुछ भी जो कि सॉइल में होगा, ठीक है, उसके साथ वो क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे और वो सॉइल का ही एक पार्ट बन जाएंगे, और उसके अंदर जो बैक्टीरिया, फंगी है, वो क्या करेंगे, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा दे। सो इट एनरिच इट एंड दिस ट्री ग्रोस, एंड ये जो प्रोसेस है ये रिपीट होता जाता है। तो जीरो वेस्ट है, नेचर में कुछ भी वेस्ट नहीं होता। इसलिए इसका की आइडिया क्या है, नथिंग इज वेस्ट इन द नेचुरल इकोसिस्टम। तो 3 रूल हमने पढ़ लिए, रिस्टोरेशन, रीजनरेशन एंड जीरो वेस्ट साइकिल। बस इसी तरीके से हम ह्यूमन बींग्स को भी काम करना है, राइट। वी कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर कि हमको भी रिसाइकिल करना है, ताकि हम कम वेस्टेज करें और उन चीज़ों को ज़्यादा हम अपने डेली यूज में ला सकें, राइट। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं कि किसी भी नेचर को या किसी भी रिसोर्स को
रिन्यूएबल कैसे बनाए रह सकता है और नॉन रिन्यूएबल कैसे बनाया जा सकता है। नाम से क्लियर है, रिन्यूएबल कोई भी चीज जो आसानी से रिन्यू की जा सकती है, नॉन रिन्यूएबल कोई भी चीज जो आसानी से रिन्यू नहीं की जा सकती, इम्प्रैक्टिकल लगता है उसको रिन्यू करना। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, दैट रिन्यू और रीप्लेनिश देमसेल्फ, हमारा एफर्ट नहीं होता है। अब हमने अगर पेड़ों से पत्ते थोड़े और तोड़े उसको मिट्टी में मिक्स किया, वो नेचुरल प्रोसेस है। तो विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स दैट रिन्यू रिप्लेनिश देमसेल्फ थ्रू नेचुरल प्रोसेस, हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जैसे सनलाइट हो गया, लिवर फेड बाय रेन, तो कि हम तो नहीं कर रहे, बारिश नेचुरल प्रोसेस है। तो जो चीज़ रिन्यू होती जा रही है बार बार, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इनको भी अनकंट्रोल्ड यूज करेंगे तो कभी खत्म नहीं हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, इट ओनली स्टेज रिन्यूएबल, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तभी रिन्यूएबल रहेगा इफ मैनेज सस्टेनेबली। अगर हम इसको बहुत ही माइंडफुली इसको यूज करते हैं, जैसे पानी है, आप पानी की से हम क्या बना रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। अगर हम वेस्ट किए ही जाएं तो वो भी एक न एक दिन डिप्लीट हो ही जाएगा, राइट। सस्टेनेबली एंड नेचुरल रिदम ऑफ रिस्टोरेशन, नेचुरल रिदम नहीं टूटना चाहिए। कौन सा, एक तो रिस्टोरेशन का और रीजनरेशन का। दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर, नेचुरल रिदम ऑफ रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब। जो चीज़ भगवान ने हमें दी हुई है नेचर में, उसका जो रिदम है वो नहीं टूटना चाहिए। हम रिदम तोड़ रहे हैं तभी तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना। ऑन दी अदर हैंड, कोई भी चीज़ नॉन रिन्यूएबल कैसे होती है, क्या उसके फैक्टर्स हैं। दिस इज हार्वेस्ट फास्टर देन नेचर कैन रीजनरेटेड। फॉर एग्जाम्पल, आपने खाना बनाया बट खाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, राइट। अब वो खाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं तो वो खाना खत्म हो रहा है, बट उतनी स्पीड से बन नहीं रहा जितना लोग खा रहे हैं। तो हम इतना स्पीड से प्लांट ग्रो नहीं कर रहे जितना टिम्बर के लिए हम उस प्लांट्स को, ट्रीज को काट रहे हैं। तो नेचर को भी तो टाइम चाहिए ना उसको रिप्लेनिश करने के, रीग्रो करने के लिए। तो ट्री भी नॉन रिन्यूएबल बन जाएंगे अगर हम उसको उसी पेस से माइंडलेसली रेकलेसली काटते जाएंगे, राइट। एग्जाम्पल क्या है, कटिंग टिम्बर या लकड़ी फास्टर देन फॉरेस्ट रिक्रिएटेड, ठीक है, और रीजनरेटेड। यानी हम प्लांट्स तो लगा नहीं रहे लेकिन उसको काटे जा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो समय रहेगा तो उसकी जो स्पेस है वो जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, राइट। तो रियल इम्पैक्ट क्या है, ये बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। यू कैन टेक एनी ऑफ द एग्जाम्पल कि फॉसिल फ्यूल और डिफॉरेस्टेशन अगर साथ में काम करेंगे तो दोनों ही क्या काम करने वाले हैं, नेचर को बिगाड़ने वाले। ठीक है, फॉसिल फ्यूल का वेस्टेज हो रहा है जो कि नॉन रिन्यूएबल प्रोडक्ट है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, और डिप्लेशन और डिफॉरेस्टेशन यानी प्लांट्स को अगर हम काटे जा रहे हैं, कि दोनों काम करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर राइज करेगा। आपने क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा होगा, राइट। तो टेम्परेचर राइज करेगा तो क्या होगा, जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होंगे। ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो क्या होगा, इतनी फास्टर तरीके से मेल्ट होंगे कि जो स्नोफॉल है उसको बैलेंस नहीं करता ये। तो ये क्या हो जाए, ये कोई भी रिसोर्स को बनाने का ये पूरा प्रोसेस है कि वो उसको नॉन रिन्यूएबल बना सकता है। ठीक है, नाउ द टॉपिक ह्यूमन रोल। हमारा रोल क्या है नेचर में, बेसिकली हमारा ही रोल है, बिकॉज दिस इज ओनली ह्यूमन बींग्स जो नेचर को मेंटेन करने के लिए हेल्प कर सकते हैं या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमारी एक्टिविटीज़ ही या तो नेचर को रीग्रो करने में हेल्प करती है या उसको डिस्टर्ब करती है। बिकॉज आई टोल्ड यू, नेचर का अपना एक रूल है कि वो रीस्टोर भी कर सकता है और रीजनरेट भी कर सकता है। तो हम पॉजिटिव रोल भी प्ले कर सकते हैं और नेगेटिव रोल भी प्ले कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन अस, राइट। नाउ प्लांटिंग नेटिव ट्रीज, अब यहाँ पे दिया हुआ है नेटिव ट्रीज, यानी जो वहाँ पे नेचुरली ग्रो किए हुए हैं। अब नेचुरली ग्रो किए हैं तो डेफिनेटली उनको ग्रोथ देने में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा होगा, सनलाइट और पानी के कारण ही को ग्रो होंगे। सो प्लांटिंग नेटिव ट्रीज रीस्टोर इकोसिस्टम, हमारा जो पूरा एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम है उसको हेल्प करता है अगर हम वहाँ पे ट्रीज लगाते हैं। एंड प्रोवाइड इट्स फूड शेल्टर फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, यानी उनकी भी लाइफ है और बर्ड्स एंड एनिमल्स हम उन पे डिपेंडेंट है, वो हमारे पे डिपेंडेंट है। दिस इज व्हाट वी से इकोसिस्टम, राइट। सो और अगर वो बर्ड्स और एनिमल्स बहुत ही कंफर्टेबली उस एरिया में रह रहे हैं, उनकी वजह से हमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, राइट। तो इससे क्या होती है, लाइफ रिटर्न्स, यानी लाइफ एक साइकिल जो हमारी है वो बैलेंस प्रॉपर तरीके से चलती रहती है। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, एफोरेस्टेशन यानी ट्रीज लगाने पड़ेंगे। और बेसिकली जो है उनको माइंडलेसली काटना नहीं है। नेगेटिव रोल क्या है, बहुत ईजी है प्ले करना, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन और क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर डिस्टर्ब नेचर साइकिल। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करेंगे, एडवांसमेंट नहीं करेंगे, बट सस्टेनेबल तरीके से करेंगे। अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पर वो मैपिंग करनी पड़ेगी कि कहाँ पर हम फर्टिलिटी वाली सॉइल को या फिर जो हमारा फार्म लैंड है उसको खराब ना करें। और अगर कहीं पे क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट हो रही है तो ऑन दी अदर हैंड उतने ही ट्रीज को प्लांट भी किया जाना चाहिए, राइट। मतलब कुल मिला के द एसेंस इज कि
जो हमारा नेचर का जो बैलेंस है दैट शुड नॉट बी डिस्टर्ब। रिस्टोरेशन और रीजनरेशन का जो हमारा एक बैलेंस है वो मेंटेन रहे। नाउ इकोसिस्टम फंक्शन वर्सेस इकोसिस्टम सर्विस, नाम से ही क्लियर है, बहुत सिंपल है। क्या कह रहा है, कुछ सी जो नेचर है वो आपसे पूछकर रिप्लेनिश नहीं करता खुद को, राइट, उसका अपना एक नेचुरल प्रोसेस है ना। तो क्या कह रहा है दैट व्हाट नेचर डज नेचुरली विदाउट इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यानी प्लांट अगर ग्रो कर रहा है, हवा बह रही है तो आपसे पूछकर नहीं बह रही है। तो जो नेचुरली नेचर में होता है दैट इज फंक्शन, वो नेचर का फंक्शन है। सूरज आपसे उगने से पहले आपसे नहीं पूछेगा कि मुझे राइज करना है या फिर मुझे जाना है। तो फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट फिल्टर वाटर, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ये तो बहुत ही साइंटिफिक नेचुरल चीज़ है कि सॉइल जो है वो क्या करती है, सॉरी जो जो प्लांट्स हैं या ट्रीज हैं वो क्या करते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, राइट, और गिव्स हैबिटेट, अगर जंगल है तो वहाँ जानवर भी होंगे, राइट, ये उसके फंक्शन है। लेकिन जब नेचर के नेचुरल फंक्शन से ह्यूमन बींग्स को बेनिफिट मिलता है, ठीक है, जो हमारा ट्री है वो डेफिनेटली ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस करेगा ही, लेकिन जो वो ऑक्सीजन आपके काम आ रही है तो वो हम ह्यूमन बींग्स के लिए क्या हो जाती है, एक सर्विस बन जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्विस। तो ये तो हो गया फंक्शन, आप इसको कह सकते हो कि नेचर का नेचुरल प्रोसेस, उसी नेचुरल प्रोसेस से जब ह्यूमन बींग्स को बेनिफिट होता है। लकड़ी है, लकड़ी नेचर का एक एलिमेंट है, लेकिन उसको उसका यूज कर रहे हैं हम अपने फर्नीचर बनाने के लिए, वो क्या हो गई, सर्विस हो गया या बेनिफिट हो गया। तो सर्विस में क्या है, हाउ दोज फंक्शंस बेनिफिट्स ह्यूमन बींग्स, बस इतना याद रख लेना, दोनों में यहाँ पे बेनिफिट होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। सो वी गेट क्लीन वाटर, प्रोटेक्टेड फार्मलैंड एक्सेट्रा, जब नेचर के नेचुरल फंक्शन से हमको बेनिफिट होता है उसको हम सर्विस बोल देते हैं। की आइडिया क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन एग्जिस्ट विदाउट अस, हम नहीं भी होंगे तब भी नदी बहेगी, हम नहीं भी होंगे हवा चलेगी, ठीक है, लेकिन सर्विस आर फंक्शन दैट हेल्प अस। तो हम इस लाइन से, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है, इस लाइन से हम कह सकते हैं कि हम नेचर पे डिपेंडेंट है, नेचर हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। ह्यूमन बींग्स का एग्जिस्टेंस नहीं था, जब सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे तब भी हवा चलती थी, तब भी ग्लेशियर्स मेल्ट होते थे, तब भी रिवर बहती थी, ठीक है, लेकिन सर्विसेज कब आई, जब उन फंक्शंस ने हमको बेनिफिट करना शुरू किया। फिर एक छोटा सा आपके बुक में दिया हुआ है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क में आ सकता है, ऑक्सीजन मैथ। क्या है ये, एक मैच्योर ट्री दिन भर में लगभग 275 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ये उसका फंक्शन है। अभी हमने क्या पढ़ा, वो आपसे पूछेगा नहीं कि मुझे कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना है ना। तो 275 लीटर्स पर डे, डिपेंड करता है कि वो ट्री की लेंथ कितनी है या फिर ट्री कितना बड़ा है, ठीक है, या फिर ट्री कितने कौन से प्रकार का है। जैसे स्नेक प्लांट बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू अदर प्लांट्स, ठीक है। और एक ह्यूमन को कितनी रिक्वायरमेंट है, लगभग 350 लीटर्स ऑक्सीजन हमको चाहिए। तो रफली हम कह सकते हैं कि एक मैच्योर ह्यूमन बींग्स के लिए, एक मैच्योर इंसान के लिए लगभग 1.3 ट्रीज की आवश्यकता है, राइट। तो टेक अवे हम कह सकते हैं वी नीड रफली 1.3 ट्रीज, इतने हमें चाहिए। तो हमें एटलीस्ट अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो प्लांट लगाना चाहिए, हमें अपनी लाइफ में इतना प्लांट तो लगाने चाहिए, पर किसी ज़्यादा ही लगाना चाहिए। तो 1.3 ट्रीज पर पर्सन जस्ट फॉर ऑक्सीजन, ठीक है, सिर्फ ब्रीथ करने के लिए हमको उतना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका 1 मार्क में आ सकता है। तो एक बार कवर कर लेते हैं, ह्यूमन बींग्स का पॉजिटिव रोल भी होता है और नेगेटिव रोल भी होता है, डिपेंड्स अपॉन अस कि हम हाउ डू वी ट्रीट आवर नेचर। उसके बाद इकोसिस्टम फंक्शन, इकोसिस्टम सर्विस में क्या है, ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें हमारा कुछ बेनिफिट नहीं है, जब हम उन प्रोसेस से हमारा बेनिफिट होता है उसको बोलते हैं इकोसिस्टम सर्विस, यानी इकोसिस्टम हमें सर्विस दे रहा है, यहाँ फंक्शन कर रहा है, यहाँ सर्विस दे रहा है। फिर हमने कुछ मैथ देखा कि एक मैच्योर ट्री को कितना डेली वो प्रोड्यूस करता है, 275, और हमें कितना चाहिए, 350। तो लगभग 1.3 ट्री हमको अपने लाइफ में लगाना है, उससे ज़्यादा ही लगाना चाहिए, राइट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेडिशनल विजडम वर्सेस कमर्शलाइजेशन। कमर्शलाइजेशन जैसा हैवी और नया जो टर्म है, ये अभी कुछ सालों में इंट्रोड्यूस हुआ है। एज वी नो कि जब पॉपुलेशन कम थी तो लोग सिर्फ अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को किया करते थे, बट ओवर पॉपुलेशन हो गई है, डिमांड्स बढ़ गई है, नीड्स बढ़ गई है, तो उसके लिए कमर्शलाइजेशन यानी चीज़ों को प्रोड्यूस करना और मार्केट में बेचना, राइट। तो पहले क्या है, दैट देयर वर सम कंसेप्शंस इन माइंड के, जैसे फॉर एग्जांपल कि एक पर्टिकुलर टाइम पर फिशिंग को रोक दिया जाता था। पीपल यूज टू से कि हमारा जो स्पॉनिंग सीजन है, यानी वो टाइम जब मछलियाँ ब्रीड कर रही हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर फिशिंग नहीं की, तो एटलीस्ट फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए जो फिशिंग का उसको रोक दिया जाता था, तो जो फिश थी उसकी ब्रीड जो थी वो मेंटेन रहती थी, राइट। तो पहले क्या होता था, कम्युनिटीज अवॉइडेड
फिशिंग एंड स्पॉनिंग सीजन, उससे क्या होता था, फिश पॉपुलेशन मेंटेन रहती थी। बट अब कमर्शलाइजेशन है, पीपल डू नॉट स्टॉप, कोई भी सीजन हो वो नहीं रोकते हैं, उनको सिर्फ फिश से मतलब है, क्योंकि मार्केट में बेचना है और पैसा कमाना है, बेनिफिट लेना है, तो वो दे डू नॉट केयर अबाउट इट। लेकिन पहले अच्छा, कैन यू थिंक एग्जाम्पल लाइक दिस, जैसे आपने सुना होगा सेक्रेड ग्रूव, यानी कुछ कुछ एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं उनको एक स्पिरिचुअल आइडिया से जोड़ दिया गया कि यहाँ पे पेड़ पौधों को छूना अलाउ नहीं है, फिर उसको नहीं तोड़ा जा सकता, बिकॉज दे कंसीडर्ड कि वो जो है वो उनके स्पिरिचुअल आइडियाज से कनेक्टेड है, यानी भगवान से कनेक्टेड है। तो किसी भी कारण से अगर अगर जो डिफॉरेस्टेशन उसको रोका जा रहा है तो एटलीस्ट वो मेंटेन रहना था। बट अब ऐसा नहीं होता, कमर्शलाइजेशन के चलते हुए कोई सीजन, कोई आइडिया, कोई थॉट उनको नहीं रोकता है, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट को। अब क्या होता है, कमर्शलाइजेशन कॉज्ड ओवर फिशिंग। अब सिर्फ मार्केट, अब दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट कोई भी आइडिया ऐसा कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जब फिश ब्रीड कर रही है तो रोक देना चाहिए फिशिंग, नहीं, उनको मार्केट में सिर्फ मछलियाँ बेचनी है और पैसा कमाना है, तो दे डू नॉट स्टॉप। तो ओवर फिशिंग होती है, उससे कहता है रैपिड डिक्लाइन ऑफ स्पीशीज लाइक टूना। टूना इज अ कैटेगरी ऑफ मछली जिसको लोग खाते हैं। एंड ये क्या करती है कि जो ओशन है, ओशन का जो एक इकोसिस्टम है, जो एक्वाटिक लाइफ है, उसको मेंटेन करती है। अब जब मछली ही नहीं रहेगी तो उसको मेंटेन कैसे कर पाएंगे, राइट। तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है कि टूना मछली, और इट कीप्स ओशन फूड चेन बैलेंस बाय ईटिंग स्मॉलर फिश। लेकिन अब मछली नहीं बची है तो स्मॉलर फिश को कौन खाएगा, उसका इकोसिस्टम को कौन मेंटेन करेगा। तो ये जो कमर्शियलाइजेशन है, इसने सारे आइडियाज़ को पीछे छोड़ दिया है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही है, राइट। फिर क्या है, इंडस्ट्रीज एंड वाटर पोल्यूशन। अब ऐसा नहीं है कि हम इंडस्ट्रीज के बिना भी हम नहीं चल सकते, राइट। नीड क्या है भाई, ज़रूरत है, इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस गुड्स भी कंज्यूम, जो भी हमको ज़रूरतें होती हैं वो सब इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस होती हैं। आज हमारी बहुत सारी ज़रूरतें हैं, इंडस्ट्रीज़ को भी बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब अनट्रीटेड वेस्ट को डंप किया जाता है पानी में, यानी बहुत ही खौलता हुआ पानी है और वो क्या कर रहा है, उसको बिना ट्रीट किए हुए, बिना ठंडा किए हुए, या फिर प्लास्टिक मटेरियल उसको किसी भी वाटर बॉडी में, नदी में ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है, तो एक्वाटिक लाइफ का नुकसान होगा, राइट, और पानी गंदा हो जाएगा, जो कि इससे क्या होगा, वाटर पोल्यूशन होगा। तो इंडस्ट्रीज, द नीड शुड नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम, यानी इंडस्ट्री शुड नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम, उसको इस तरीके से ट्रीट किया जाए पानी को, या फिर कोई भी एफिलेट्स है। रिजल्ट क्या है, ब्रेक्स नेचर साइकिल ऑफ रिस्टोरेशन, हमारा जो नेचर का जो बैलेंस है उसको ये खराब करता है। तो कमर्शियलाइजेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट नॉट डूइंग कमर्शियलाइजेशन इज इन राइट मैनर इज अ प्रॉब्लम। सो नाउ इफ वी सी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसका हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है, अगेन आई से नॉन रिन्यूएबल, यानी जो बहुत जल्दी रिन्यू नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कभी रिन्यू नहीं होगा, बट इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। और ह्यूमन बींग्स की एज कितनी है, जनरली 80, 90, 100 साल, और हमारी कितनी जनरेशन है। बट ये कैसा लगता है, ये बहुत इम्प्रैक्टिकल लगता है टू से कि इट विल रीजनरेट और रीस्टोर आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स, तो हमारे किसी काम का तो है नहीं। एंड दैट्स व्हाई वी कैटेगराइज इनटू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हमारे लिए तो वो नॉन रिन्यूएबल ही है, मिलियंस ऑफ ईयर्स किसने देखे, राइट। सो डेफिनेशन क्या है, इट फॉर्म्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, कांट बी रिप्लेनिश एट द स्पीड वी यूज देम। जितनी स्पीड से हम इनका यूज़ कर रहे हैं, फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं, माइंडलेसली सिग्नल पे भी हमने गाड़ी चालू की हुई है, जितनी स्पीड से हमको ख़राब कर रहे हैं बेसिकली, उतनी स्पीड से ये जनरेट नहीं होता है, राइट। एग्जाम्पल, कोबोन, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, और सब हमारे लिए क्या है, बहुत प्रेशियस है, राइट। तो इतनी प्रेशियस चीज़ को अगर हम माइंडलेस से यूज़ करेंगे तो वी हैव टू कैटेगराइज एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो डेफिनेटली खत्म होने वाले हैं अगले कुछ सालों बाद, ठीक है। नाउ इंडियाज रियलिटी, आज हमारी इंडिया की रियलिटी क्या है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोल के बहुत बड़े बड़े खाने नहीं है, बहुत रिजर्व नहीं है, बट जिस स्पीड से ओवर पॉपुलेशन के साथ वी आर यूजिंग देम, एस्टिमेटेड है कि वो अगले 50 से 60 साल में खत्म होने वाला, राइट। सो लार्ज कोल रिजर्व्स बट एस्टिमेटेड टू लास्ट 50 मोर ईयर्स एट करंट स्पीड। जितना हम जितनी स्पीड से आज उसको हम यूज़ करें, अगर वो स्पीड कम कर दी जाए या कोई और ऑल्टरनेटिव निकाल लिया जाए तो डेफिनेटली इट कैन एक्सटेंड, राइट। फिर क्या है, की प्रॉब्लम क्या है, राइजिंग पॉपुलेशन, अगेन कनेक्टेड टू कमर्शियलाइजेशन। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लोगों को मार्केट में चीज़ें बेचनी है, बेनिफिट कमाना है, राइट। तो राइजिंग पॉपुलेशन, इससे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, नो डाउट इट्स अ पॉजिटिव साइन। एंड राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, जितने लोग होंगे उतना इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए होगा, राइट। और लास्ट से क्या हो रहा है, फास्टर डिप्लेशन, जो डिप्लेशन पहले कम हो रहा था अब वो ओवर पॉपुलेशन के कारण तेज हो रहा है। इमीडिएट एक्शन क्या कर सकते हैं हम, इमीडिएट एक्शन कुड बी यूज कोल जुडिशियसली, नॉट ओनली कोल, जितने भी हमने कैटेगराइज किया हुआ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को
उसको बहुत माइंडफुली यूज़ करना है एंड वी नीड टू सी सम अदर ऑल्टरनेटिव ताकि इनको बचाया रह सके. सो यूज़ कोल जुडिशियसली, नॉट ओनली कोल, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हमने नॉन रिन्यूएबल में कैटेगराइज किया हुआ है तब तक जब तक हमें कोई सस्टेन ऑप्शन ना मिल जाए, राइट. तो दिस इज व्हाट वी सी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. इसका मतलब, अच्छा आई वांट टू से वन थिंग, रिन्यूएबल का मतलब ये नहीं है कि वो एटर्नली रिन्यूएबल है, वो रिन्यू करते चले जाएंगे. अगर आपने उनको सस्टेन तरीके से यूज़ नहीं किया वो एक दिन नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में आ जाएंगी. और नॉन रिन्यूएबल ऐसा नहीं है कि ये कभी जनरेट नहीं होंगे, बट इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स. इम्प्रैक्टिकल लगता है, इसीलिए हमने क्या बोला हुआ है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. तो रिसोर्सेज चाहे रिन्यूएबल हो या नॉन रिन्यूएबल हो, जो अपने आप को रिप्लेनिश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हमको उनको बहुत माइंडफुली यूज़ करना है, क्योंकि वी हैव ओनली वन प्लैनेट और मिलियंस ऑफ पीपल, राइट. तो हमें अपने प्लैनेट को बहुत ज़्यादा सेव करके चलना है. नाउ द टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. इसके बारे में बात करें, सो एज वी नो, जैसे हम ह्यूमन बींग्स ने पॉलिटिकल बाउंड्रीज को डिफाइन किया हुआ है. नेचर डजंट केयर अबाउट इट, है ना. कोई भी वाटर बॉडी बहने से पहले ये नहीं सोचती कि मैं इस एरिया में फ्लो करूँगी या उस एरिया में फ्लो करूँगी. कोई भी माइंस, जो भी जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज को एक्सेप्ट नहीं करती. सो हियर नेचुरल रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, बहुत ज़्यादा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस द वर्ल्ड. इंडिया में या किसी भी देश में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस द वर्ल्ड एंड विद इन इंडिया. किसी भी रीजन के पास कंप्लीट रिसोर्स नहीं है. कहीं पर ऑयल ज़्यादा है, कहीं पर मिट्टी, कहीं पर जो सॉइल है वो उसकी क्वालिटी अच्छी है, कहीं पर गोल्ड की माइंस है, कहीं पर डायमंड की माइंस है. तो कोई भी एक एरिया विद रिगार्ड्स टू नेचुरल रिसोर्सेज परफेक्ट नहीं है इन द एंटायर वर्ल्ड, राइट. तो हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन मैटर ही क्यों करता है. अगर एक क्वेश्चन आता है वाई डिस्ट्रीब्यूशन मैटर्स, तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं जो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं. पहला क्या कहता है, शेप्स ह्यूमन सेटलमेंट. किसी भी एरिया में अगर बहुत अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम नदर्न प्लेन्स की बात करें, वो एक रिसोर्स ही तो है जब प्लेन्स है, तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी या पॉपुलेशन होगी वो बहुत ज़्यादा होगी. ऑन दी अदर हैंड अगर कहीं पे माइंस हैं और उस माइंस जहाँ पे होंगी वहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया तो होगा नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट भी होता है और गैदरिंग भी होती है, दोनों साइड से होता है, राइट. जैसे टाउन लाइक जारिया, बोकारो एंड दरमार ग्रू बिकॉज ऑफ द कोल. यहाँ पे कोल था तो इंडस्ट्रीज लगी, राइट, और इंडस्ट्रीज लगी, एम्प्लॉयमेंट मिला, लोगों को पैसा मिला, तो वो ग्रो कर गए. ऑन दी अदर हैंड मुंबई हाई ग्रू ड्यू टू ऑयल. ठीक है, ये सारे अभी हम मैप पे देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन सी चीज़ें लोकेटेड है. सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, डराइज ट्रेड एंड इकोनॉमी. एज वी नो कि पैसा कमाने के लिए हमारे पास कुछ रिसोर्सेज होने चाहिए, कुछ रॉ मटेरियल होना चाहिए, तभी जाके हम कुछ प्रोसेस कर पाएंगे, राइट. सो रीजन्स एक्सपोर्ट व्हाट दे हैव. हमारे पास जो होगा हम उसी को एक्सपोर्ट करेंगे. अगर हमारे पास ऑयल नहीं है तो हम ऑयल कैसे किसी कंट्री को दे सकते हैं. जैसे हम ईरान से ऑयल लेते हैं क्योंकि वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वान्टिटी में है, राइट. एंड इम्पोर्ट व्हाट दे लैक. जो हमारे पास नहीं है वो कहीं और से इम्पोर्ट करेंगे. सो एग्जाम्पल वुड्स स्टील फ्रॉम इंडिया, यानी एंशियंट टाइम में एक प्रकार की स्टील हुआ करती थी जो सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती थी. उसको बेचकर हमने बहुत प्रॉस्पेरिटी गेन करी, राइट. फिर तीसरा पॉइंट क्या है, इन्फ्लुएंसेस इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स. यानी अगर किसी कंट्री से हम कुछ चीज़ ले रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मीन्स हमने वहाँ पे अपना मार्केट बनाया हुआ है, राइट. जिस चाइना के प्रोडक्ट हम हमारे इंडिया में बेचे जाते हैं, राइट. हम भी बहुत सारी चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट करते हैं. तो जहाँ पर ट्रेड है वहाँ पर फ्रेंडशिप है, और कई बार रिसोर्सेज की वजह से वॉर भी होता है, फाइट भी होता है, राइट. सो इट कंट्रोल्स ओवर ऑयल कोल मिनरल्स हैज़ कॉज्ड वॉर हिस्टोरिकली और इवन टुडे. यानी पहले भी लड़ाइयाँ होती हुई आई हैं रिसोर्सेज के लिए और आज भी होती हैं. अभी आपने एग्जाम्पल देखा था, राइट. सो क्रिएट्स जॉब लोकली, यानी किसी भी एरिया में अगर रिसोर्सेज हैं तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को, क्योंकि उसको प्रोसेस किया जाएगा, राइट. सो इंडस्ट्रीज नियर रिसोर्सेज होंगी तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोकल लोगों को, लोकल वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. एंड टाउनशिप ग्रो करेगी, मॉडर्न फैसिलिटीज़ कम अप. यानी जहाँ भी रिसोर्सेज हैं अगर हम उसको बैलेंस तरीके से प्रोसेस करते हैं और हमें पता है कि उसको कैसे उसका मार्केट कैसे बढ़ाना है, तो वहाँ जो एरिया है वहाँ फैसिलिटीज़ होंगी, वहाँ के लोगों के पास पैसा होगा, बेसिकली एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. लेकिन इसके दो साइड्स हैं. सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज होने से सिर्फ पॉजिटिव नहीं है, उसके नेगेटिव भी हैं. क्या है, देखो पॉजिटिव में हम क्या कह सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, अभी हमने देखा. दूसरा क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, एम्प्लॉयमेंट होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. एवरीथिंग इज लिंक्ड, राइट. बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लोग अच्छा पैसा कमाएंगे तो टैक्स अच्छा देंगे, टैक्स अच्छा देंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होगा, और बेसिकली हमारी जो कंट्री है वो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द लोकल्स, राइट.
नेगेटिव क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट भी होगा लोगों का। अगर मान लो किसी एरिया भी बहुत ज़्यादा लग रहा है कि यहाँ पे गोल्ड के रिजर्व्स है या कोई माइन यहाँ पे बन सकती है, तो वहाँ से लोगों को डिस्प्लेस किया जाएगा। ठीक है, एक ये प्रॉब्लम है। लॉस ऑफ सेक्रेड लैंड्स, यानी ये हो ही रहा है। जैसे अगर हम देखें कि लोग क्या कर रहे हैं, फॉर कमर्शियल यूजेज और इंडस्ट्री लगाने के लिए जो जो ज़मीन है, जो सेक्रेड ज़मीन है जिसे हम मानते हैं, है ना, उसका भी लॉस हो रहा है और एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है और कन्फ्लिक्ट तो होता ही है रिसोर्सेज के लिए। तो कंट्री में या किसी भी एरिया में रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव रोल भी प्ले करता है। नाउ इफ़ यू सी द मैप 1.11, तो यहाँ पे आपका कोल, ऑयल, आयरन ओर और बॉक्साइट के जो कंसंट्रेशन एरियाज है वो दिए हुए हैं। वाई आई एम टेलिंग दिस, बिकॉज इट कैन कम इन योर एग्जाम टू मार्क ऑन द मैप। ठीक है, तो कोल कहाँ कहाँ पर कंसंट्रेटेड है? इंडिया के ईस्टर्न साइड में झारिया, रानीगंज, बोकारो, दलचेर और सिंगरानी। ऑयल कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है? मुंबई हाइस, अभी हमने पढ़ा मुंबई हाइस, मुंबई हाई ग्रू ड्यू टू ऑयल ओनली, राइट। और क्या हो गया आपका? बासेन, ऑल्सो अंकलेश्वर और दिग्बोई। आयरन ओर कहाँ कहाँ पर है? उड़ीसा झारखंड बेल्ट है, जिसको हम कोंजल या फिर मयूरभंज, बेलाडिया और कुदेमुख, ये वो एरियाज हैं जहाँ पर ऑयल का कंसंट्रेशन है। लास्ट में अगर हम बॉक्साइट देखें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कोरापुट एंड अमरकंटक। तो ये सारे एरियाज हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है मैप पे, सो दैट यू कैन फेच मार्क्स इन योर एग्जाम। So with regards to distribution of natural resources, if we see the example of Kaveri River, which is a natural resource, right? तो हमें पता है कि कोई भी नेचुरल रिसोर्स, चाहे वाटर हो, फॉरेस्ट हो, रिवर हो, किसी ने पॉलिटिकल बाउंड्रीज को नहीं मानता है। ये हमने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, ताकि डिस्प्यूट ना हो, हमने पॉलिटिकल बाउंड्रीज डिफाइन करे हुई हैं, राइट। सो रिवर, फॉरेस्ट एंड वाटर डोंट स्टॉप एट स्टेट और कंट्री, बट आर पॉलिटिकल बाउंड्रीज डू। सो शेयरिंग द नेचुरल रिसोर्सेज गेट्स मेसी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कावेरी एग्जाम्पल। कावेरी रिवर डिस्प्यूट जो है, हमें पूरा केस नहीं पढ़ना है यहाँ पे, हमको बस इतना समझना है कावेरी रिवर के एग्जाम्पल से कि कैसे स्टेट किसी भी रिसोर्स के लिए और कंट्री टू कंट्री या रीजन टू रीजन कैसे वो फाइट करते हैं। ठीक है, जैसे द कावेरी रिवर फ्लोज थ्रू, कौन कौन से स्टेट से फ्लो करती है? वन मार्क में आ सकता है कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और पुदुचेरी। लेकिन जो ओरिजिन है उसका वो क्या है? दैट इज कर्नाटका। फाइन। सो ऑल फोर नीड वाटर फॉर फार्मिंग, ड्रिंकिंग, इंडस्ट्रियल। सारे स्टेट को पानी की जरूरत है, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, फार्मिंग के लिए, पीने के लिए, सभी काम के लिए। कर्नाटका इज अपस्ट्रीम, सो इट कंट्रोल्स फ्लो फर्स्ट। तो यहाँ से डिस्प्यूट होता है कि तमिलनाडु डाउन स्ट्रीम, बीइंग अ डाउन स्ट्रीम डिपेंड ऑन इट, तमिलनाडु को डिपेंड होना पड़ता है किसके ऊपर? कर्नाटका के ऊपर। तो ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है पानी के लिए, कभी पानी रोक दिया जाता है, ठीक है, कभी दे ब्लेम कि यहाँ इस कावेरी रिवर का पानी इस स्टेट ने ज़्यादा यूज़ कर लिया, पुदुचेरी में पहुँच नहीं पा रहा है। ठीक है, सो दिस कॉज डेकेड्स ऑफ डिस्प्यूट एंड प्रोटेस्ट और इवन इंटरवेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन क्यों? क्योंकि स्टेट टू स्टेट फाइट हो रही है, स्टेट और स्टेट का कन्फ्लिक्ट है। पॉसिबिलिटी ये है कि अगर स्टेट हाई कोर्ट में लेके जाएगा तो दे कैन गिव द जजमेंट इन देयर फेवर ओनली। दैट्स वाई अगर स्टेट टू स्टेट कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, राइट। सो इंटरवेंशन एंड टुक नेगोशिएशंस एंड थेफ्ट मैनेजमेंट। बहुत इसको समझने के बाद बहुत सालों तक ये केस चलता रहा और अभी भी डिस्प्यूट होता है, ऐसा नहीं है कि इट हैज़ बीन कम्प्लीटली रिजॉल्व, राइट। तो ये चलता रहा, इसको अवॉइड करने के लिए, ताकि ये एस्केलेशन ना हो, कई सारे जजमेंट दिए गए, राइट। तो इफ वी सी द बिगर पॉइंट, हम जो पूरा कावेरी जो रिवर है उसका केस नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसके एग्जाम्पल्स से इतना समझ रहे हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है। इफ वी से दैट इफ इट इज हार्ड बिटवीन द स्टेट इन वन कंट्री, एक कंट्री में 4 या 5 या 2 स्टेट में भी अगर रिसोर्सेज को लेकर इतना कन्फ्लिक्ट हो रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है, थिंक अबाउट द टू एब्सोल्युटली और 3 एब्सोल्युटली डिफरेंट नेशंस की आइडियोलॉजी डिफरेंट है, जो नेशन जो रिलीजन के बेस पे कम्प्लीटली डिफरेंट है, स्पेस है उनमें, ठीक है। जैसे इमेजिन बिटवीन सेपरेट नेशंस, एग्जाम्पल किसका लिया हुआ है? इंडस रिवर का, जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में चलता रहता है, राइट। ऐसे ही नाइल रिवर का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इजिप्ट और इथियोपिया में। तो हमने स्टेट में, हमने कंट्री में ही देख लिया कितना प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो जाती हैं जस्ट बिकॉज कि पानी है या किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज का। तो अगर हम कंट्री में देखें तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, राइट। तो क्या कह रहा है? दैट नेचर डजंट डू पॉलिटिक्स बट वी हैव टू। हमें क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि हमें अपनी जो सिक्योरिटी है या फिर जो अपनी आइडेंटिटी है उसको हम क्या करते हैं? पॉलिटिकल बाउंड्री से बचा के रखते हैं, बट नेचर इसमें कोई फर्क नहीं करता, इसीलिए ये कन्फ्लिक्ट होता है। नाउ द टॉपिक इज नेचुरल रिसोर्सेज कर्स।
क्या नेचुरल रिसोर्सेज कर्स भी हो सकते हैं? यस, अगर उनको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से यूज़ ना किया जाए, या फिर दीज आर द प्रॉब्लम्स उनके साथ हो। ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं, बहुत सारी कंट्री हैं, दे आर फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, स्टिल दे आर नॉट वेरी डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, कैसे? लेट्स सी। इस टॉपिक का कोर आइडिया क्या है? दैट हैविंग लॉट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डजंट मीन दैट कंट्री इज वेरी रिच और डेवलप्ड, है ना? ऐसा नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जो बहुत दे आर फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन वो उतने डेवलप्ड नहीं हैं। क्यों? अभी हम इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ऐसी कंट्रीज जो नेचुरल रिसोर्सेज होने के बाद भी डेवलप नहीं है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कर्स और पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। मतलब क्या है? प्लेंटी का मतलब होता है रिच एंड अबाउंड, पैराडॉक्स मतलब ऑपोजिट, और द इन हिंदी वी से विरोधाभास। यानी एक तरफ वी आर सेइंग कि नेचुरल रिसोर्सेज का होना इज द बैकबोन ऑफ द रीजन और द कंट्री। ऑन द अदर हैंड हम ये कह रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज है स्टिल डेवलप नहीं है। तो ये बहुत ही कंट्रास्ट सिचुएशन है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी, यानी प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज होने के बाद भी वी आर नॉट डेवलप्ड। क्यों? देखो, ट्रैक क्या है? दैट रिसोर्सेज रिच रीजन कैन हैव स्लोअर ग्रोथ। क्यों? या तो आप उसको पोटेंशियल के साथ यूज़ नहीं कर रहे हैं, या फिर यू हैव लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, स्किल्स नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स उतना अच्छा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना, ठीक है, और फॉर एग्जांपल जापान, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, स्टिल दे आर कमिंग फॉरवर्ड, राइट? सो स्लोअर ग्रोथ इज देयर फेल टू बिल्ड इंडस्ट्रीज। आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन आपको उसको यूज़ करना नहीं आता। आपके पास फॉर एग्जांपल बहुत सारा टाइम है, बट यू डू नॉट स्टडी वेल, राइट? सो अगर हम इंडस्ट्रीज बिल्ड करने में फेल हो जाते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, स्किल्स नहीं है, हमारे पास पानी है बट वी डू नॉट नो हाउ टू मेक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, क्या फ़ायदा उस पानी का, है ना? नॉलेज नहीं है हमारे पास। सो अगर इंडस्ट्रीज बिल्डअप नहीं कर पाते हैं, और जो रॉ मटेरियल दैट टर्न रॉ मटेरियल इनटू हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स, यानी उस पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए, हाई प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारे पास स्किल्स भी होना चाहिए और इंडस्ट्री भी डेवलप होना चाहिए। अगर इंडस्ट्रीज नहीं है तो उस नेचुरल रिसोर्सेज का कोई फायदा नहीं है, दे आर जस्ट पार्ट ऑफ नेचर, राइट? वाई इट हैपन्स? पहला है ओवर अलायंस, यानी एक ही चीज़ पे इन्वेस्टमेंट या एक ही चीज़ पे ओवर अलायंस कर जाना। ऑयल है तो सिर्फ ऑयल ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है? अगर हमारा इन्वेस्टमेंट सभी चीज़ों पे हो, तो अगर ऑयल कभी ख़त्म भी हो जाए तो हम और चीज़ों के ज़रिए पैसा कमा सकते हैं। तो अगर ओवर अलायंस है, इकोनॉमी डिपेंड्स ओनली ऑन एक्सपोर्टिंग, सिर्फ बाहर ऑयल बेचकर पैसा कमा रहे हैं और किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि सिर्फ ऑयल ही नहीं है ना इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट? एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल। दूसरा क्या है? नो वैल्यू एडिशन, अपने कंफर्ट जोन में आ जाना, ये सोचकर कि हमारे रीजन में ये बहुत अबंडेंस अमाउंट में है, तो हम कोई वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे, सिर्फ एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं, ठीक है? लैक ऑफ फैसिलिटीज़ एंड टेक्नोलॉजीज एंड लैक ऑफ फैक्ट्रीज, टेक्नोलॉजीज एंड स्किल्स, ये सारी चीज़ों की कमी है, तो कभी ना कभी तो किसी भी चीज़ का एंड होगा ही। तीसरा क्या है आपका? वीक इंस्टीट्यूशन, पुअर गवर्नेंस है, उस पर कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं है। बेसिकली स्टेट का पॉजिटिव इंटरवेंशन नहीं है कि अगर हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ अबंडेंस में है तो हम और चीज़ों पे भी ध्यान दें, ह्यूमन रिसोर्स को आगे बढ़ाएं, टेक्नोलॉजी के उसमें आगे जाएं, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर हाई टेक होगा तो टेक्नोलॉजी को भी तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक जापान डज, राइट? तो ये तीन बड़े कारण हैं। अब इंडिया का अगर केस देखें तो वी आर नॉट इनटू द ट्रैप, ठीक है? वी कैन से कि जनरली हम बहुत सारी चीज़ें अपने देश में ही बना लेते हैं। एक टाइम ऐसा था, देन वी हैड टू टेक गेहूँ और चावल फ्रॉम अमेरिका, बट आज हमारे पास इतना अनाज है कि हम बिना कल्टीवेशन के भी अगले 3-4 साल तक एक्सपोर्टिंग के साथ बैठकर खा सकते हैं, ठीक है? वो कब टाइम था तब हमने अमेरिका से चावल लिया था, और फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो वी हैव सफिशिएंट ग्रेन्स नाउ, ठीक है? तो जनरली अवॉइडेड द कर्स बाय इन्वेस्टिंग। कैसे अवॉइड किया? हम आप अपने आंसर में देख सकते हैं, बाय इन्वेस्टिंग इन इंडस्ट्रीज। हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाइक दैट प्रोसेस रिसोर्सेज फॉर द डोमेस्टिक नीड्स। हमारे देश में हमारे लोगों की जो ज़रूरत है, ज़्यादातर चीज़ें हम देश में प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है? की टेक हमें क्या है कि रिसोर्सेज आर जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। हम ये नहीं कह रहे हैं कि रिसोर्स के बिना भी काम चलेगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट इन ऑर्डर टू ग्रो द इकोनॉमी, राइट? लेकिन सिर्फ रिसोर्सेज होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, नॉलेज नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है उसको पोटेंशियली अचीव करने के लिए। ह्यूमन नॉलेज पॉइंट, क्या क्या चीज़ें हैं जो ह्यूमन रिसोर्स का यूज़ करके किसी भी कंट्री को डेवलप बना सकते हैं, ये आपकी पॉइंट से कुछ अपने आंसर में यू कैन कोट। ह्यूमन नॉलेज, गुड गवर्नेंस एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, डिसाइड
डिसाइड दैट इफ दे बिकम लास्टिंग प्रॉस्पेरिटी, यानी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लास्टिंग प्रॉस्पेरिटी बनेंगे, या फिर जस्ट अ टेम्पररी विंडफॉल्स, या कुछ समय के लिए सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बट आगे जाके सस्टेनेबली यूज़ नहीं होगा तो वो खत्म ही हो जाना है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अनलिमिटेड नहीं है, कोई भी हर चीज़ का अपना एक एंड है। तो अगर क्वेश्चन आए कि हाउ नेचुरल रिसोर्सेज कैन बिकम अ कर्स, और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी, तो यू कैन यूज दीज टर्म्स कि अगर ये चीज़ें ना हो, इन चीज़ों की कमी हो, तो वी कैन से दैट पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी, बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज बिकम पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी हो, नेचुरल रिसोर्सेज होने के बाद भी कंट्री डेवलप नहीं होती। अब ऑन गोइंग चैलेंज क्या है, सिंपल सी बात है कि नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करना है, बैलेंस तरीके से यूज करना है। बैलेंसिंग रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन विद लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, यानी इस तरीके से यूज किया जाए, कुछ अलग ऑल्टरनेटिव यूज किए जाए जिससे कि नेचुरल रिसोर्सेज सस्टेन रहे। आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया है कि कौन कौन से इनपुट चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने के लिए कि सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। आई एम गिविंग यू सम हिंट, जैसे गुड ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रैटेजी, और यू कैन से गुड गवर्नेंस और स्ट्रिक्ट पॉलिसीज। ठीक है, सो हियर वी कंप्लीट दिस टॉपिक। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सस्टेनेबल तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। तो द टॉपिक इज रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इस साल आपकी बुक में एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया है, एक फैंसी टर्म इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है स्टूवर्डशिप। ये कुछ और नहीं, इट इज जस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, कुछ नई चीज़ नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से ही हम इसको पिछले साल तक पढ़ते थे। कोर आइडिया क्या है, सेम चीज़ है, बस नाम चेंज किया गया है। यूज रिसोर्सेज टू अनेबल रिस्टोरेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी इस तरीके से कुछ रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए कि जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका वाइज यूज़ करके उनके रिस्टोरेशन और रीजनरेशन में कोई बैरियर नहीं आना चाहिए। फिर क्या है, रिन्यूएबल वंस एंड जुडिशियस यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी जो इम्प्रैक्टिकल लगता है कि वो रिन्यू हो जाएगा, उसका जुडिशियस यूज़ करना, ऐसे यूज़ करना कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बचे रहें। बेसिकली माइंडफुल तरीके से यूज़ करना ही क्या है, स्टूवर्डशिप है या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। आप अपने एग्जाम में स्टूवर्डशिप भी लिख कर आएंगे एंड ब्रैकेट में यू कैन ऑल्सो राइट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, डेफिनेशन। और ये मैटर क्यों करता है, क्योंकि अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे पास एक ही धरती है, एक ही प्लैनेट है, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए इट विल नॉट बी सफिशिएंट। ठीक है, इररिस्पॉन्सिबल यूज क्या कर सकता है, पोल्यूशन करता है, कर सकता नहीं है जो कि करता है, राइट। पोल्यूशन बायोडाइवर्सिटी का लॉस करता है और फास्टर क्लाइमेट चेंज करता है। यू नो एंटायर वर्ल्ड इज येलिंग क्लाइमेट चेंज, बट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज, वी ह्यूमन बींग्स होंगे। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी बुक में डिस्कस की गई हैं। पहले क्या है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, किसी भी चीज़ की एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज रॉन्ग एज वी नो। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन है, धरती के अंदर का जो पानी है वो बहुत एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा उस स्पेस से कि वो रीजनरेट कर पाए, उससे ज़्यादा वो एक्सप्लॉइट कर लिया जाएगा, तो प्रॉब्लम तो आएगी। ठीक है, तो कॉज क्या है, अगर हमारी एक्सट्रैक्शन रेट यानी उसको एक्सप्लॉइट करने के रेट ज़्यादा है नेचुरल रिचार्ज रेट से, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यानी वो इतनी जल्दी बन नहीं रहा है जितनी जल्दी हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। इम्पैक्ट क्या होगा, हायर एक्सट्रैक्शन कॉस्ट, इवेंचुअली अनअवेलेबिलिटी, मिलेगा ही नहीं पानी। यू नो दिल्ली में से बहुत सारे एरियाज है जहाँ पर जो बोरिंग का जो डर होता है वहाँ लगाने में बैन कर दिया गया है। क्यों, क्योंकि इतना एक्सप्लॉइट कर लिया अंडरग्राउंड वाटर को, बचा ही नहीं है। ठीक है, उससे फिर धरती बहुत ड्राई हो रही है और भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स आर कमिंग फॉरवर्ड, राइट। सोल्यूशन क्या है भाई, वाटर हार्वेस्टिंग करो, रेन वाटर है उसको बचाओ, माइंडफुल यूज करो, पॉन्ड टैंक में एंड रिजुवनेट, एंड जो हमारा वेस्ट जो रेकलेसली पानी को बर्बाद करता है उसको बंद करो। छोटे छोटे स्टेप्स यू कैन टेक, कहीं पे भी आपको दिखता है कि पानी बह रहा है तो आप टैप क्लोज कर सकते हो एट योर एंड। बहुत बड़े स्टेप्स नहीं, हम छोटी छोटी लाइफ में चेंजेस लाके ही वी कैन क्रिएट अ बिग चेंज ऑल टुगेदर। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम क्या है, सॉइल डिग्रेडेशन, मिट्टी का खराब हो जाना। तो कॉज क्या है भाई, इम्प्रॉपर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इम्प्रॉपर और एक्सेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स इन ऑर्डर टू गेन एक्स्ट्रा बेनिफिट, यानी कमर्शियलाइजेशन के चलते क्या कर रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, किस डिज़ायर में कि बहुत कल्टिवेशन होगा, मार्केट में बिकेगा और बहुत पैसा आएगा। बट एज वी नो कि ग्रीड हैज़ नो एंड, राइट। तो हमको क्या करना है, इसका लिमिट करना है।
और जब हम ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं तो क्रॉप फेलियर हो जाता है। 2-3 साल तक तो बहुत आपको अनाज मिलेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम सॉइल की फर्टिलिटी, ज़मीन की फर्टिलिटी खराब हो जाएगी। ट्रेडिशनल फिक्स कैसे कर सकते हैं हम? काउ डंग का यूज़ करना, लेस यूज़ ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। देखो ख़त्म तो नहीं कर सकते बट कम यूज़ कर सकते हैं। अभी आप देखोगे सिक्किम के बारे में, हाउ सिक्किम बिकेम द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन द एंटायर इंडिया। मल्चिंग कर सकते हैं। व्हाट डज मल्चिंग मीन्स? यानी जो हमारी बेयर सॉइल है उसको कवर करना, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करना बेसिकली। एंड मल्टी क्रॉपिंग, क्योंकि मल्टी क्रॉपिंग जब करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स सॉइल में मिक्सअप होते हैं। लेसन क्या है? दैट अडॉप्ट होलिस्टिक सॉइल मैनेजमेंट टू रिप्लेनिश एंड रिजुविनेट सॉइल। यानी हर किसान, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो या नॉर्मल इंसान को भी, जो सॉइल का मैनेजमेंट है वो कैसे होता है, ये नॉलेज होना चाहिए और उसको प्रैक्टिकलिटी में भी लाया जाए। तो ये कर सकते हैं हम। अब आपके रूम में की टर्म दिया है बायोडाइवर्सिटी लॉ। बायो मीन्स एज वी नो लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। तो धरती पे जितनी भी वैरायटी है एनिमल्स की, ह्यूमन बींग्स की या किसी भी लिविंग बींग की, उसका लॉस हो जाना। तो क्या मतलब है इसका? डिक्लाइन इन द वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक है, तो ये की टर्म हो गया एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक ऑल्सो। सो नाउ वी हैव अ केस ऑफ पंजाब। किस है, कैसे इंट्रोड्यूस किया गया है ये आपको? दैट ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, अ केस स्टडी फ्रॉम पंजाब। बेसिकली यू मस्ट हैव हर्ड दिस नेम, ग्रीन रेवोल्यूशन, दैट हैपेंड इन 1960s। बेसिकली ये था क्या? इट वॉज अ कलेक्टिव एफर्ट फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट। और इस एफर्ट में क्या किया गया था कि सरकार ने कुछ हाई यील्ड जो क्रॉप्स, अच्छी क्वालिटी के जो बीज थे, वो किसानों को कम दामों पर देने शुरू करें और कुछ टूल्स, ट्रैक्टर्स वगैरह ये सब देने शुरू करें, सो दैट क्या हो सके कि हमारे इंडिया में, हमारे देश में जो कल्टिवेशन है वो एक लेवल पे आ सके, राइट? दैट वाज कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन, दैट हैपेंड इन द 1960s टू 1970s। ठीक है, लेकिन एज वी नो दैट एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। इसके कुछ पॉजिटिव भी थे और नेगेटिव थे। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव जो पर्सपेक्टिव है उससे इंट्रोड्यूस कराया गया है, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है दैट वी आर गोइंग टू डील विद। तो स्टार्ट करते हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, एज वी नो कि कल्टिवेशन होगा तो पानी की आवश्यकता होगी, है ना? तो लेकिन पानी इतनी बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया कि कई जगह पर जो अब हमारा जो ग्राउंड लेवल है वो 20+ और 30+ मीटर्स गहरा खोदना पड़ेगा तब जाके पानी मिलेगा, जो कि 4-5 मीटर खोदने पर ही पहले मिल जाया करता था। ये कैसे हुआ? उस दौरान जो 1960s-70s के टाइप पर जो हमारे जो ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट किया गया था, दैट इज द इट हैपेंड, राइट? तो प्रॉब्लम क्या है? पंजाब फर्टाइल प्लेन, जो पंजाब के फर्टाइल प्लेन थे, नॉट ओनली इन पंजाब वाला एरिया और हरियाणा साइड, राइट? पंजाब फर्टाइल प्लेन फेस सीवियर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। कैसे हुआ डिप्लीशन? क्योंकि खेती करने के लिए पानी चाहिए। जब इतने बड़े लेवल पे खेती हो रही है, डेफिनेटली पानी की जरूरत होगी। पानी की जरूरत होगी तो उसको ओवर एक्सप्लॉइट किया जाएगा। ओवर एक्सप्लॉइटेशन कब होता है? जब हम क्या करते हैं, जब हमारी यूज करने की रेट ज्यादा होती है और रीजनरेशन की रेट कम होती है, तो एक इन्वायरमेंट में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, स्पेसिफिकली कंसंट्रेशन इन पंजाब जो ग्राउंड वाटर था उसका डिप्लीशन हुआ। तो प्रॉब्लम में समझ लिए कि वो क्यों हुई, किस स्केल पे हुआ? लगभग 80%, 80% ऑफ पंजाब इज ओवर एक्सप्लॉइटेड व्हेन इट कम्स टू वाटर और ग्राउंड वाटर, राइट। उसके बाद क्या है? डेप्थ इशू क्या है कि लगभग 30 से 40 मीटर तक अंदर डेप्थ पे खोदना पड़ता है, तब आज हमें ग्राउंड वाटर मिलता है। लेकिन पहले 4 से 5, 6, 7 मीटर तक खोदने पर ही मिल जाया करता। तो ये क्या दिखा रहा है? इस आउटकम इज शोइंग कि हमारा जो वाटर है, ग्राउंड वाटर है, वो बहुत ज्यादा डिप्लीट हुआ है। ठीक है, उसके बाद रूट कॉज देखते हैं एक बार हम। रूट कॉज फ्रॉम द 1916 ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है। ये एक कलेक्टिव एफर्ट्स से गवर्नमेंट के, ताकि हमारा जो इंडिया में जो कल्टिवेशन है, राइस गेहूं का जो कल्टिवेशन है वो एक लेवल पे आ सके, राइट? तो बेनिफिट तो हुआ, हमने बहुत सारा अनाज उगा लिया, लेकिन कुछ उसके नेगेटिव भी थे। उसी नेगेटिव पर्सपेक्टिव को हम देख रहे हैं। तो क्रॉप, पहला क्या है? क्रॉप शिफ्ट। क्या कहता है ये? मूव टू हाई यील्ड वीड एंड पेडी। पेडी मीन्स धान और चावल। दैट नीड फॉर मोर वाटर देन द ट्रेडिशनल सीड। अब हम कह रहे हैं जब हम हाई क्वालिटी की, हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स दे रहे हैं तो उसमें ज्यादा पानी की आवश्यकता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स। हमारे जो नेचुरल ट्रेडिशनल सीड्स होते थे उससे ज्यादा आवश्यकता होती है किनको? हाई यील्ड वैरायटी जो हमारे सीड्स होते हैं, पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो पहला डिसएडवांटेज तो यही है, अगर हम ट्रेडिशनल सीड का यूज करेंगे तो पानी कम लगेगा, लेकिन हाई यील्ड सीड का यूज करेंगे तो पानी का यूज ज्यादा होगा। पहला नेगेटिव। दूसरा क्या है? फ्री पावर पॉलिसी। ये क्या है?
led to unchecked over pumping wide tube still common in India today. ये इसी से ही कनेक्टेड है. यानी अगर आप फ्री किसी भी चीज़ को फ्री दे रहे हो तो पीपल कम इन कम्फर्ट जोन एंड दे डू नॉट बेसिकली दे डू नॉट वैल्यू द थिंग्स. यानी सरकार ने जब फ्री पावर पॉलिसी दी, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब ट्यूबवेल वगैरह दिया, तो लोगों ने माइंडलेसली इसका यूज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि सबका फोकस किस पे था? सिर्फ पैसा कमाने पे, अनाज उगाने पे, प्रॉफिट उगाने पे. किसी ने क्या दिस अनचेक्ड इज कीवर्ड हियर, किसी ने भी ये कोशिश नहीं करी कि हम ये देखने की कि हम ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पानी को, इलेक्ट्रिसिटी को, इस चीज़ को, राइट. फिर क्या है? केमिकल फार्मिंग. एज वी नो कि जब हम नेचुरल खाद का यूज़ करते हैं, नेचुरल मैन्योर का यूज़ करते हैं, तो उसमें कोई नुकसान नहीं होता, ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करते हैं. लेकिन जब हम केमिकल फार्मिंग, कोई भी चीज़ जो आपकी प्रोडक्शन को बढ़ा रही है, तो उसके कहीं ना कहीं नुकसान भी होंगे. तो क्या कह रहा है? विद केमिकल फार्मिंग से क्या हुआ? हैवी यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स एडेड टू द प्रॉब्लम. एक तो पानी ज़्यादा यूज़ हुआ, ऊपर से अनचेक्ड इलेक्ट्रिसिटी और पानी दोनों का यूज़ हो रहा है. ऊपर से जब हम हैवी यूज़ कर रहे हैं किसका? पेस्टिसाइड्स और केमिकल का, नो डाउट दे आर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन. ऑन द अदर हैंड दे आर डिक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. यानी 3-4 साल तो खूब शॉर्ट टर्म बेनिफिट उठाने के लिए हमने लॉन्ग टर्म पेन ले लिया. एंड दैट्स व्हाई आई रिटन शॉर्ट टर्म गेन, लॉन्ग टर्म पेन. यानी कुछ समय के लिए तो खूब अच्छा खासा अनाज हुआ, लेकिन बाद में जाके सॉइल की फर्टिलिटी को उसने डिग्रेड कर दो. तो ये 3 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, और भी प्रॉब्लम्स हैं, बट ये 3 मेन प्रॉब्लम्स यू कैन कोड इन योर आंसर. कि ग्राउंड वाटर जो डिप्लीट हुआ है वो किस वजह से हुआ है? बेसिकली 1960 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसके पॉजिटिव के साथ साथ दीज आर द नेगेटिव दैट हैपेंड फ्रॉम द साइड ऑफ द पीपल व्हेन गवर्नमेंट मेड एफर्ट टूवर्ड्स दिस प्रॉब्लम, राइट. फिर क्या है हमारा डबल इम्पैक्ट? देखो, एक तो हमारा क्वांटिटी लॉस. डबल इम्पैक्ट में क्या है? क्वांटिटी लॉस मतलब जो हमारी एक्सट्रैक्शन रेट है, किसका एक्सट्रैक्शन? पानी का जो एक्सट्रैक्शन रेट है वो रीजनरेशन, नेचुरल रीजनरेशन से कम है, तो इम्बैलेंस क्रिएट होगा, पानी डेफिनेटली डिप्लीट होगा, राइट. और ये अनसस्टेनेबल है इन द शॉर्ट टर्म. सो ऑब्वियसली क्वालिटी लॉस्ट कैसे होगा? जब हम केमिकल फ्रॉम पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, यानी जो फर्टिलाइजर्स, जो पेस्टिसाइड्स हम यूज़ कर रहे हैं उसमें केमिकल से बनाया हुआ, तभी तो आपका प्रोडक्शन एकदम से बूम कर रहा है. तो जब उसमें केमिकल किस में ऐड होंगे? डिजोल्व करेंगे ग्राउंड वाटर में, तो ग्राउंड वाटर जो पानी की जो क्वालिटी है वो तो खराब हो जाएगी ना. तो हमारी क्वांटिटी भी लॉस्ट कर रही है और क्वालिटी भी लॉस्ट कर रही है. डबल इम्पैक्ट में यू कैन कोड दिस इन योर आंसर. फिर क्या है द बिगर प्रॉब्लम या बिगर लेसन? हमने क्या कहा? हमने शॉर्ट टर्म गेन के लिए एक लॉन्ग टर्म पेन ली है. यानी 3, 4, 5, 6 साल हमने खूब कल्टिवेशन का एक लेवल पे आ गए विद रिगार्ड्स टू फूड ग्रेन से किया, बट हमने सॉइल खराब कर दी, हमने ग्राउंड वाटर को डिप्लीट कर दिया, राइट. फिर क्या है हमारा? नॉट जस्ट पंजाब. और इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज ये भी था कि ये सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेटेड था पंजाब वाले एरिया में. तो पंजाब वाले एरिया, इससे क्या हुआ? जो हमारा स्टेट में डिस्पैरिटी थी, है एक एरिया में पंजाब या किसी भी एरिया में कल्टिवेशन ज़्यादा हो रहा है, दूसरे में कम हो रहा है, तो एक डिस्पैरिटी आ गई, राइट. सो ये कह रहा है दिस ओवर एक्सप्लॉयटेशन अफेक्ट्स मैनी अदर इंडियन स्टेट्स. वहाँ पे डिस्पैरिटी आ रही है, यानी बेसिकली वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है. एंड अगर आप सब गेहूँ उगाए जा रहे हो, व्हाट अबाउट अदर अनाज, अदर ग्रेन्स जो हैं उसको भी तो कल्टीवेट करना है. तो लोग का फोकस, जितने भी किसान थे उनका सबका फोकस क्या था? कि सिर्फ और सिर्फ गेहूं के लिए, क्योंकि जो सरकार जो बेनिफिट्स दे रही थी वो किसके लिए थे? सिर्फ गेहूं के लिए, राइट. फिर क्या है आपका कोर कॉन्फ्लिक्ट? क्या है हमारा? कि हम फूड सेल्फ सफिशिएंसी में आगे बढ़े या फिर हमारा जो रिसोर्स जनरेशन है उसको मेंटेन करें. तो बेसिकली इस पूरे टॉपिक का एसेंस यही है कि हम कोई भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल तभी होता है जब एक साइड और दूसरी साइड दोनों लेवल अप होकर चले. एंड दैट्स वाई कॉन्फ्लिक्ट ये था कि हम फूड सफिशिएंसी में आगे नहीं. इंडिया शुड हैव फूड सफिशिएंसी, लेकिन हमें अपने जो रिसोर्स हैं उसकी जो जनरेशन की जो रेट है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा. आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू. नाउ वी हैव अ डिफरेंट टॉपिक, दैट इज द केस ऑफ सीमेंट. सीमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते, और ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी करता है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. आपकी बुक में दिया हुआ है कि द केस ऑफ सीमेंट. अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वाई सीमेंट मैटर्स, ये जनरली क्यों है. सबसे पहले तो इट इज़ एसेंशियल फॉर मॉडर्न लाइफ. चाहे आपका कंस्ट्रक्शन, रोड पे कंस्ट्रक्शन करना हो, आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन करना हो, हॉस्पिटल, ब्रिजेस, सब किस चीज़ से बना होगी? आप सीमेंट का यूज़ करते हैं. जो हाउस, स्कूल, हॉस्पिटल, ब्रिजेस, एयरपोर्ट, ऑल नीड व्हाट? ऑल नीड सीमेंट, राइट. एसेंशियल फॉर मॉडर्न लाइफ एंड
कांट इमेजिन लाइफ विदाउट इट। जब आपको डेवलपमेंट करना है, डेवलपमेंट करने के लिए आप क्या करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे, बिल्डिंग्स बनाओगे। बिल्डिंग्स कैसे बनेगी, सीमेंट बनेगी। दैट्स व्हाई आई रिटन कांट इमेजिन लाइफ विदाउट इट, इट इज़ द बैकबोन ऑफ द कंस्ट्रक्शन। अगर सीमेंट नहीं होगा तो कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके नेगेटिव क्या है, ये लिखते हैं हम। सबसे पहले क्या है, द pollution problem, one of the most polluting industries globally, not only in India। सीमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो काम में बहुत आता है लेकिन बहुत प्रॉब्लम करता है लंग्स में जाके, एनिमल्स के, ह्यूमन बींग्स के लंग्स में जाके, क्योंकि बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं। नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, ये प्लांट्स को भी हार्म करता है। कैसे, लेट्स सी इट। सबसे पहले क्या करता है, एयर पोल्यूशन। अगर क्वेश्चन आए कि सीमेंट पे अगर क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे, सबसे पहले क्या करता है, एयर पोल्यूशन। तो बिल्कुल जो फाइन डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं क्या, हार्म्स केमिकल्स, राइट। ह्यूमन प्लस एनिमल लंग्स को क्या करता है, वो खराब करता है। फिर क्या है हमारा, प्लांट को क्या डैमेज करता है। सो डस्ट सेटल्स ऑन लीफ, डस्ट जो है वो सेटल लीफ पे, और रिड्यूस क्रॉप यूज। तो सिर्फ एनिमल्स को नहीं है, इंसान को नहीं, वो प्लांट को भी, और जो हमारा जो खेत होता है उसको भी खराब करता है। सो प्लांट डैमेज के बाद अगर हम देखें, लैंड वाटर पोल्यूशन क्या है, जो भी अनट्रीटेड सीमेंट है उसको ऐसे अगर पानी में डाल दिया तो क्या हो जाएगा, पानी खराब हो रहा है, वाटर बॉडी खराब होगी। ठीक है, करेंट सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज द सोल्यूशन। सबसे पहला सोल्यूशन क्या है, पॉलिसीज बनाना। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो क्या करना चाहिए, उसको गाइडलाइन सेट करनी चाहिए। सिर्फ सेट करने से नहीं होगा, उसमें अकाउंटेबिलिटी भी, मतलब उसमें एक प्रॉपर रेगुलेशन और चेक होना चाहिए कि फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। किस चीज़ के लिए, टू मिनिमाइज और एलिमिनेट सीमेंट पोल्यूशन। ठीक है, या फिर इसका कोई और ऑल्टरनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, आपकी बुक में एक पिक्चर दिया हुआ है, उसमें एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो मड से और डिफरेंट मटेरियल से यूज़ किया हुआ है, जहाँ पे वो यूनेस्को साइट पे थी, वो एनरोल्ड है। नाउ गवर्नमेंट रेगुलेशन हो गया हमारा। फिर क्या है, शिफ्ट टू ऑल्टरनेटिव। क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है भाई, मूव टूवर्ड्स मटीरियल दैट पोल्यूट लेस। यानी सीमेंट का कोई ऑल्टरनेटिव अगर आ जाए तो डेफिनेटली यूज़ कम हो जाएगा, यूज़ कम होगा तो पोल्यूशन कम होगा, वाटर पोल्यूशन भी और एयर पोल्यूशन भी। अब क्या है, क्या हो सकता है भाई, ट्रेडिशनल मटीरियल। अब ऐसा नहीं है कि सीमेंट के अलावा अगर कोई ट्रेडिशनल मटीरियल, उससे मड से भी पहले घर बनाए जाते थे। ठीक है, अब ये जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि स्टोन से, मड से हम बिल्डिंग बना सकते हैं। कैसे, वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि ये प्रूवन बाय हिस्ट्री है। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि 12th सेंचुरी में जो जैसलमेर फोर्ट बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, मिलके मड से ही मिलकर, स्टोन से ही मिलकर बनाया हुआ है। तो हम बहुत एंटायरली डिपेंड हो चुके हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए सीमेंट पे, लेकिन हम ऑल ऑल्टरनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट वी कैन रिड्यूस द यूसेज ऑफ दिस। फिर क्या है हमारा, न्यू ऑप्शंस। सो प्लांट बेस्ड मटेरियल, रिसाइकिल वेस्ट प्लास्टिक। यानी किसी, देखो रिसाइकिल तो एक ऐसा प्रोसेस है जो हर वेस्ट को क्या करेगा, कम करेगा। तो हम एक ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। अब आता है द बिग आइडिया, यानी सस्टेनेबल मटेरियल। ऐसा मटेरियल जिसमें हम क्या कर सकते हैं, सीमेंट को यूज़ करना कम करेंगे और वो मटेरियल सस्टेनेबल भी हो। जैसे क्या है, एक ऑप्शन दिया है आपका, ब्लेंड ओल्ड प्लस न्यू। अगर हम कुछ ट्रेडिशनल मटेरियल का यूज़ करें जैसे स्टोन और मड, और कुछ सीमेंट का यूज़ करें, तो काफ़ी हद तक सीमेंट का यूज़ कम होना है ना। तो ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न मटेरियल अगर हम यूज़ करेंगे तो सीमेंट का यूज़ कम कर सकते हैं। की बेनिफिट्स क्या होंगे, इस लेस प्रोडक्शन, लेस पोल्यूटिंग प्रोडक्ट बनेगा, और लोकल जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो हमने क्या देखा कि सीमेंट एसेंशियल फॉर लाइफ है, बैकबोन है कंस्ट्रक्शन का। उसके बाद हमने ये देखा कि क्या क्या पोल्यूट कर रहा है, एयर को पोल्यूट कर रहा है, वाटर को पोल्यूट कर रहा है, ह्यूमन लंग्स, एनिमल्स को परेशान कर एक थ्रेट में डाल रहा है, प्लांट के लिए हार्मफुल है, और जो एग्रीकल्चर है उसके लिए भी हार्मफुल है, बट उसका यूज़ कम्प्लीटली एलिमिनेट तो नहीं कर सकती। क्या कर सकते हैं हम, गवर्नमेंट रेगुलेशन कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं किसी और ऑल्टरनेटिव पे, राइट। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिया है वो यू कैन सी। ऑन दी अदर हैंड हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल और जो न्यू मेथड है उन दोनों का ब्लेंड करके कुछ ऐसा कर सकते हैं। कंप्लीटली एलिमिनेट ना करें, लेकिन उसको हम 50% तक कम कर सकते हैं, राइट। नाउ वी हैव अनदर टॉपिक दैट इज वृक्ष वेदा। जैसे आयुर्वेदम होता है वैसी वृक्ष वेदा है। अब ये है क्या, इट्स अ साइंस। एक्चुअली ये एक एंशियंट इंडियन बोटानिकल साइंस है जो किस पे फोकस कर रही है, जो भी प्लांट्स हैं उनकी स्टडी और उनको कैसे केयर में रखा जाए, राइट। तो अगर ऐसे आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वृक्ष वेदा, तो यू कैन से दैट एंशियंट इंडियन बोटानिकल साइंस विच स्टडी प्लांट्स एंड टेल्स हाउ टू टेक केयर ऑफ द प्लांट्स। ठीक है,
अब कोर प्रैक्टिस है इसमें, इसमें पढ़ते क्या कहना है बेसिकली, पहला हो गया आपका सॉइल प्लांट मैचिंग, यानी हर मिट्टी में हर पौधा तो नहीं ग्रो कर सकता, तो वो मैच के लिए यानी कुछ स्पेसिफिक पौधे हैं, कुछ स्पेसिफिक प्लांट है या यील्ड है जो स्पेसिफिक मिट्टी में ही लगाया जाएगा। दूसरा क्या है, सीड साइंस, ठीक है, जो सीड है उसकी साइंस को पढ़ा जाता है, बीज के बारे में पूरी जानकारी। तीसरा क्या है, स्मार्ट इरिगेशन, बेसिकली जितना भी क्रॉप या कल्टीवेशन से आ रहा है वो सब इसमें आ रहता है। स्मार्ट इरिगेशन कैसे किया जाए, नेचुरल पेस्ट कंट्रोल, यानी जो में कीड़े लग जाते हैं उनको नेचुरली किस तरीके से हटाना है विदाउट यूजिंग केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। फिर क्या है, सस्टेनेबल फार्मिंग, बेस अभी यही तो पढ़ के आ रहे हैं हम पूरा सारा, सस्टेनेबल यानी नेचुरल फार्मिंग जो हार्म ना करे, बेसिकली सॉइल की फर्टिलिटी को खराब ना करे। सॉइल हेल्थ को फोकस किया जाता है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, उसमें पानी है या नहीं, ये सारी चीज़ें फोकस की जाती है किसमें, वृक्षवेदा में, राइट। अब उसके बाद आपका एक टॉपिक है, बेसिकली टॉपिक एक कहानी को इंट्रोड्यूस किया गया है, और एक कहानी एक पेमा की है। ये अकेले पेमा की कहानी नहीं है, ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनकी कहानी होती है। तो कहानी में एक्चुअली है क्या, तो प्रॉब्लम पहले इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पेमा जो कि एक छोटी सी किसान है, उसकी फैमिली फेस करती है लो यील्ड्स को, यानी कम प्रोडक्शन हो रहा है और जो डेप्थ में फंस चुके हैं, राइट, दे आर इनटू डेप्थ। क्यों, बिकॉज ऑफ द इनपुट दोज दैट दे आर टेकिंग फॉर द केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि एक तो लो यील्ड हो रहा है और दूसरा वो डेप्थ में फंसे हुए हैं। फिर ट्रिगर क्या है, अब देखो भाई, सिक्किम गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रमोटेड स्टेट वाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग। लगता बड़ा इम्प्रैक्टिकल है स्टार्टिंग में कि आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, लेकिन एक फार्मर की लाइफ में ऑर्गेनिक फार्मिंग को रिड्यूस करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं केमिकल और फर्टिलाइजर्स लगेंगे ही लगेंगे ताकि वो प्रोडक्शन अच्छे से हो सके, ठीक है। तो ट्रिगर क्या किया, सिक्किम गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया कि स्टेट शुड ओरिएंट टूवर्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी आप लगातार फार्मिंग करते रहो, 3 साल 4 साल, थोड़ा कम प्रोडक्शन होगा, डेट और हो सकता है, लेकिन उसको कंटिन्यू रखो। अब ट्रांजिशन क्या हुआ, देखो ये बहुत बड़ा स्टेप था दैट सिक्किम टुक, और बहुत ही बड़ा उसका आउटकम भी आया है। क्या आया, देखो, इट वॉज हार्ड एट फर्स्ट, बहुत स्टार्टिंग में बड़ा इम्प्रैक्टिकल लगता था कि कैसे विदाउट एनी फर्टिलाइजर्स कैसे होगी, बट दे कंटिन्यू टू डू इट। यील्ड जो थे वो ड्रॉप करे स्टार्टिंग में, वाइल सॉइल रिकवर्ड फ्रॉम द केमिकल, 3 साल 4 साल, लेकिन आप उसको कंटिन्यूटी के साथ जब वो करते रहे तो सॉइल की अपनी जो नेचुरल स्टेट थी, तो उसमें कोई केमिकल जाएगा ही नहीं, सारे नेचुरल मैन्योर जाएंगे, जैसे गोबर की खाद हो गया, वो सारी चीज़ें। तो क्या होगा, वो 3 साल 4 साल दे कंटिन्यू, दे डिड नॉट स्टॉप इन बिटवीन बाय सीइंग द लेस प्रोडक्शन एंड ऑल, राइट। तो ये ट्रांजिशन बाद, और मेथड कौन से उन्होंने यूज़ करे, केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कुछ तो यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करा, जैसे कंपोस्ट और नीम, गार्लिक, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो नेचुरल है वो खाद, उनकी खाद बना के, ठीक है। और क्या हो गया आपका, पेस्ट रेपेलेंट्स, मल्टीपल क्रॉप ईयर, ये चीज़ उन्होंने एक साल नहीं करी, साल दर साल दे कंटिन्यू टू डू। और लास्ट में क्या होता है, स्टेट का इम्पैक्ट क्या आया, बहुत ही ब्यूटीफुल इम्पैक्ट। हम ऐसे ही सिक्किम को आज की डेट में ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया नहीं कहते, 2016 में एक बहुत बड़ा नंबर जो कि 100% सिक्किम क्या बन गया, एक ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया बन गया, राइट, जहाँ पे 0% केमिकल और फर्टिलाइजर का यूज होता है, कभी प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो ये सब किसका था, ये एक हार्डवर्क था। सिक्किम गवर्नमेंट ने पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करा, दे प्रमोटेड टूवर्ड्स अस एंड पीपल इम्प्लीमेंटेड एंड हियर द आउटकम इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। तो क्या है, बेनिफिट्स क्या होंगे, देखो भाई, बायोडाइवर्सिटी बैक, जब आप नेचर का ख्याल रखोगे तो बायोडाइवर्सिटी वापस भी आएगी, ठीक है। फिर क्या हुआ, टूरिज्म बढ़ा, एक अट्रैक्शन पॉइंट बन गया सिक्किम, राइट। एंड फार्मर की इनकम बढ़ी, जो इनकम पहले बहुत लो थी, लो यील्ड थे और डेप्थ था, अब वो इंक्रीज हो गया है, कितना, लगभग 20% एवरेज, एक मार्क में आ सकता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि कब बना, तो 2016 यू कैन से, विच इज़ द ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये सारे क्वेश्चंस यू कैन कीप इन योर माइंड। लेसन क्या है कि जब सिक्किम कर सकता है, वाई कांट एंटायर इंडिया, वाई कांट अदर रीजन। सो लेसन क्या ले सकते हैं हम, बोल रीजन कैन शिफ्ट टू सस्टेनेबल, कंप्लीटली ऑर्गेनिक नहीं हो सकते, बट हम उनका जो पेस्टिसाइड्स है या फर्टिलाइजर्स हैं जो एकदम से गेन देते हैं, उनका यूजेस कम कर सकते हैं। वी कैन शिफ्ट टू सस्टेनेबल फार्मिंग विद इको, यानी एनवायरमेंट एक्चुअली, और इकोनॉमिक ग्रोथ दो हो, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। फिर एनवायरमेंट ही अच्छा रहेगा, आपको इकोनॉमिक ग्रोथ भी रहेगी, लेकिन स्टार्टिंग में जैसे यहाँ लिखा ना, इट वॉज हार्ड एट फर्स्ट, लेकिन स्टार्टिंग में आपको वो मोटिवेशन बनाए रखना पड़े। सो इको और इकोनॉमिक गेन्स, यानी एनवायरमेंट भी अच्छा रहेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। फिर आपका कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज कैसे कर सकते हैं हम, रिस्पॉन्सिबल और माइंडफुल यूज कैसे कर सकते हैं।
कि भाई जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसको कैसे यूज़ करना है, जुडिशियसली, दिमाग से यूज़ करना है, जब तक कोई और ऑल्टरनेटिव या और कोई ऑप्शन नहीं मिल जाता। जब हमें पता है दैट दे आर लिमिटेड इन अमाउंट, तो वी हैव टू कीप आवर आईज एंड ईयर ओपन इन आवर सराउंडिंग कि हम उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। की एग्जाम्पल दिया हुआ है बहुत अच्छा यहाँ पे, स्विच टू रिन्यूएबल लाइक सोलर फॉर एनर्जी नीड्स, या ये सोलर पैनल लगा सकते हैं, सन की एनर्जी का यूज़ किया जा सकता है। राजस्थान का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है दैट वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ये एरिया है जो सोलर एनर्जी को यूज़ करता है। आपको पता होना चाहिए 15% ऑफ एनर्जी इन राजस्थान इज रिसीव्ड फ्रॉम सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, राइट। तो जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और सोलर फ्रॉम कर्नाटका, कर्नाटका का एग्जाम्पल दिया हुआ है, इट शोज रैपिड स्केल अप ऑफ क्लीन एनर्जी, यानी सन की एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं रेदर देन स्विचिंग टू अनदर ऑप्शंस। तो वहाँ पे बहुत एक विजिबल है रिजल्ट, क्वाइट विजिबल है कि वहाँ की जो एनर्जी है वो बहुत क्लीन तरीके से यूज़ की जाए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन योर बुक इज ISA, मीन्स इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस। मीन्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कंट्रीज़ की, वो कंट्रीज़ जो किसके टू वर्ड्स काम कर रही हैं, सोलर एनर्जी यूज़ करने के टू वर्ड्स काम कर रही हैं। बेसिकली यू कैन से दे आर ट्राइंग टू फाइंड सम ऑल्टरनेटिव टू द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। अब क्या है, ये कब लॉन्च हुआ, 2015 में हुआ। एक मार्क का क्वेश्चन आपका बन सकता है, किसके थ्रू, बाय इंडिया एंड फ्रांस के कोलैबोरेशन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद मेंबर्स कौन कौन से हैं, वो सारी कंट्रीज जो कमिटेड है टूवर्ड सोलर पावर, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए किस पे काम कर रही हैं, सोलर पावर पे काम कर रही है, ठीक है, उसको चीप करने में और उसको प्रोसेस करने में। फिर क्या है, इंडिया का रोल क्या है भाई, बहुत बड़ा रोल है। वी हैव चैनल बिलियंस इनटू द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट पे हमने पैसा भी लगाया है। ऑन दी अदर हैंड जो भी हमारे पास स्किल्स हैं या टेक्नोलॉजी है, वी आर शेयरिंग विद अदर कंट्रीज एंड वी आर ट्राइंग टू नो अदर कंट्रीज पर्सपेक्टिव ऑल्सो, सो दैट वी कैन ऑल्सो ग्रो विद दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो फिर क्या है आपका भादरा सोलर पार्क ही कहाँ पे है, इट इज़ इन राजस्थान, जो कि एज आई टोल्ड यू कि 15% जो स्टेट की नीड है एनर्जी की वो यही पूरा कर देता है। बहुत बड़ा पार्क है। तो ये एक बहुत बड़ा सिंबल है। इंडिया का रोल क्या है कि हमने पैसा नहीं लगाया है, हम इस प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहे हैं एंड हमारे पास एक बहुत बड़ा पार्क है। वो ये दिखा रहा है कि इंडिया ने शिफ्ट किया है किसके, रिन्यूएबल एनर्जी के टूवर्ड्स हमने शिफ्ट किया है। डुअल गोल क्या है भाई हमारा, द गोल इज environmental responsibility, since we are living into the environment and getting everything for environment, so it becomes our responsibility to give it back, ठीक है। तो environment responsibility हमारा गोल है, प्लस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं है कि अगर हम सोलर पैनल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है या फिर हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो हमें डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और दोनों गोल लेकर चल रहे हैं। लास्ट में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया हुआ है, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड एथिक्स। क्या कहते हैं, सबसे पहले हमें रियलिटी चेक देना होगा। हम इस चीज़ से भाग नहीं सकते कि बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं, बहुत डिस्पैरिटीज़ हैं जहाँ पर जो एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता चला जा रहा है। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पर है। वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम। सो वाटर और क्लीन एयर एक्सेस ऑफन अनफेयर इन द सिटीज़। बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं जहाँ पे अननेसेसरी फ्यूल खर्च होने की वजह से जो एयर है वो बहुत ख़राब हो रही है। पहले हमें रियलिटी चेक लेना पड़ेगा। दूसरा क्या है हमारा, पोल्यूशन इम्पैक्ट, फॉसिल फ्यूल्स प्लस इंडस्ट्री हिट पुअर सेक्शन हार्डेस्ट। जो रिच सेक्शन है वो तो कहीं ना कहीं हर बैड चीज़ से बच जाता है, लेकिन जो पुअर सेक्शन है वो इस पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि ना तो उनके पास उतने पैसे हैं जो इस विशियस साइकिल से बाहर आ सके। यानी वो बार बार बीमार पड़ रहे हैं, एयर क्वालिटी ख़राब है एंड since they are poor they cannot afford that much medication, ठीक है। हमारी ड्यूटी क्या बनती है भाई, कोर ड्यूटी क्या है, हमें कैसे एक्ट करना है, हमें एक स्टूवर्ड की तरह एक्ट करना है। अभी हमने एक वर्ड बना था ना, स्टूवर्डशिप बीइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमें ऐसे एक्ट करना है, हर एक विजिलेंट सिटीजन की तरह एक्ट करना है। हमें लोकल लेवल पे अपने एंड पे कुछ कंट्रीब्यूशन करना है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, वी हैव टू डू सम कंट्रीब्यूशन ऑल्सो, ठीक है। फॉर किन किन चीज़ों के लिए करना है, फॉर रिस्टोरेशन, रीजनरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये वर्ड सिर्फ पढ़ना नहीं है, इनको प्रैक्टिकलिटी डेली यूजेज में इसको लाना है। नाउ देयर इज वन कॉन्सेप्ट गिवन इन योर बुक, भगवद गीता कॉन्सेप्ट। मतलब क्या है, एक वर्ड दिया हुआ है लोक संग्राम। मीन्स अपनी जो पर्सनल नीड्स है उससे ऊपर उठ के, अपनी जो छोटी सी दुनिया है उससे ऊपर उठ के थिंक अबाउट द बिगर विजन, थिंक अबाउट द सराउंडिंग, थिंक अबाउट द रीजन, द कंट्री और बेसिकली द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है।
तो लोक संग्रह का मतलब क्या है? ट्रांजिट पर्सनल डिजायर जो है उसको थोड़ा सा साइड में रखें, हमें कैसे एक्ट करना है, एक विजिलेंट सिटीजन की तरह एक्ट करना है, राइट? एक्ट फॉर द वेलबींग फॉर ऑल, क्योंकि इन्वायरमेंट की रक्षा करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज रक्षा करेंगे तो वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो सबके लिए है. तो वी हैव टू एक्ट विद मेच्योरिटी टूवर्ड्स द एनवायरमेंट फॉर द वेलबींग फॉर ऑल पीपल इन आवर सराउंडिंग. बिगर पिक्चर हम क्या कह सकते हैं कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है. नीड्स, जो हमारी जो नीड्स हैं उनको लिमिटेड रखना है. नीड्स और डिज़ायर में डिफरेंस होता है. हमें ग्रीड फुलफिल नहीं करनी है, हमें नीड भी फुलफिल करनी है, राइट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नीड पॉलिसी होनी चाहिए एंड लोकल एक्शन. सिर्फ किताबों में पढ़ने से कुछ नहीं होगा. अगर आपको दिखता है कि पानी वेस्ट हो रहा है तो यू कैन डू वॉट एट योर एंड, कि आप टैप को बंद कर सकते हो, अननेसेसरी लाइट्स जो जल रही है उनको बंद कर सकते हो. उतना यूज़ करना है जितना हमें ज़रूरत है. एंड एथिकल माइंडसेट होना चाहिए सबका. सो इन दिस वे वी कैन सी दैट वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर. चैप्टर का नाम था नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज़, जो कि बहुत वाइड एक कॉन्सेप्ट दे रहा है आपको कि पहले तो आपको समझना है कि नेचुरल रिसोर्सेज है क्या, ठीक है? उसमें हमने फिर क्या देखा? हमने कैटेगरीज देखा कि लाइफ के लिए एसेंशियल भी है, कुछ मटेरियल भी है जिनके बिना हम जी सकते हैं, लेकिन वो एडवांस लेवल में है, लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जैसे एसेंशियल हमारे लिए, ठीक है? फिर हमने ये देखा कि कैसे हम ऑल्टरनेटिव का यूज़ कर सकते हैं. तो बेसिकली अगर हम ये देखें कि चैप्टर का एसेंस क्या है, तो हर एक बच्चे को एजुकेट करना. वी नीड टू एजुकेट ईच एंड एवरी चाइल्ड सो दैट आपके माइंड में क्या हो, एक एथिकल माइंडसेट पैदा हो. किसके लिए? नॉट ओनली फॉर योर रीजन, इनफैक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि ये एनवायरनमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज, ग्लोबल वार्मिंग, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो अक्रॉस द वर्ल्ड हैं, सिर्फ हमारे रीजन में नहीं है. सो इस चैप्टर को पढ़ने का मोटिव सिर्फ आपको सिर्फ मार्क्स फेच नहीं करना है, डेफिनेटली वो तो करना ही है, बट यू हैव टू bring some change in your personality as well. So we have completed the chapter. I hope the concept and the essence of the chapter is reached to you. And if really yes, तो please ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें and subscribe the channel. Do comment, like, share. Until then, stay learning, be healthy. And now we will be meeting with the new chapter and with the new video. Bye bye.